अरे आज रेड एफएम में आपने मुझे बुलाया जिया जी, आपने मुझे कॉफ़ी भी पिलाई, लेकिन ये स्टूडियो बहुत ठंडा है, इसको थोड़ा कम करो वरना मेरी सांस फूल जाएगी। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथोनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता, पर कौन पालता सलावत बच्चा लोग को? ये पालता, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। I imitate 21 playback singers and 28 actors. वाओ, आशा जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया था आर डी बर्मन से। जी, वो मम्मी भोसले वाला आर डी बर्मन सर के बारे में या आशा जी के बारे में वो बातें जो फैंस नहीं जानते, आपके अपने कुछ पर्सनल किस्से रहे हो? अरे भैया, हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, ये हम लोग ना 8-10 दिन एक लाइन किए और अमित जी के सामने गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाना रिकॉर्ड होते होते ना स्टूडियो में भीड़ हो गई प्रोड्यूसर्स की वगैरह की, कुछ भारी ये हो रहा। अमित जी शुरू में कहते थे यार कि जया जी मानने को तैयार नहीं कि मैंने नहीं गाया कर। तो कितने लोग बोलते हैं कि हम फ़ोन करके अमित जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते कि आपने अच्छा गाया, तो अमित जी बोले नहीं मैंने नहीं, सुदेश ने गाया। और जब हज़ारों फ़ोन आने लगे तो बोलते थैंक यू। सो जा राजकुमारी वो हसीनो, तुमने सदियों आशिक को तड़पाया। VHS कैसेट्स मिलती थी, वो एक ज़माना था। हाँ। तो उनके जंजीर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, उसमें जो सीन्स होते थे बाकायदा वो लिखे और फिर बाथरूम में जाके उनके कोने में घंटों प्रैक्टिस करता रहा। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर। तूने मेरी कमीज पहनी, अरे तूने मेरी कमीज पहनी रे, मैंने तेरी पतलून। बाला साहब ठाकरे ने मेरे पिताजी को बोला आके कि आपने महाराष्ट्र को हीरा दिया है। अब्दुल पैसा मिला क्या, अब तक तूने बोला नहीं। तो ये किशोरदा थे। अब कैसे कर लेते हैं इस, मतलब ऐसा लगता है सामने वही इंसान बैठा है क्या? अब रणबीर कपूर और विकी कौशल इस टाइप की भी एक्टिंग आप कर सकते हैं? सो हाय, मैं हूँ तुम्हारी जिया और आज 90s वर्सेस नाउ पॉडकास्ट में मेरे साथ कौन है? सुदेश भोसले जी। सर वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। नमस्कार। किशोरदा के बहुत सारे किस्से हैं जो जी, इंटरनेट जी। पर हैं और बहुत अजीब से किस्से हैं जी। कि वो उनको अगर फीस नहीं दी थी तो उन्होंने आधा मेकअप करके जी, जी। चले गए। क्या इतने क्वकी थे किशोरदा? आपके साथ कौन से किस्से, आपने क्या उनके साथ एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो लोगों ने ओवरऑल जो मीडिया मतलब अपनी इंडस्ट्री में ना कि किशोरदा कंजूस थे, किशोरदा भागते थे पैसे, यहाँ तक कि सुना कि ये गाना है ना, वो अमित कुमार ने ही हमको बताया था, किसका रास्ता देखे वे दिल है सौदा। तो माइक के सामने खड़े हुए उनका सेक्रेटरी इशारा करता था कि पैसे आए कि नहीं, तो अब्दुल पैसा मिला क्या, अब तक तूने बोला नहीं। अरे आगे अच्छा फिर अभी टेक करो। तो ये किशोरदा थे। वो रिहर्सल्स करते थे, लेकिन जब तक अब्दुल ये नहीं, तो अगर समझो इशारा नहीं किया तो और बैठ के भाग निकल जाते थे। अच्छा। ऐसा एक फनी किस्सा, किशोरदा ने रिहर्सल की और फेमस स्टूडियो तारदेव में रिहर्सल की, माइक के सामने अभी टेक किया, तब तक अब्दुल कहीं नजर नहीं आ रहा है, इशारा नहीं आया कि पैसे मिले। तो किशोरदा बोले 1 मिनट बोल के जो बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। अब्दुल देख रहा है कि किशोरदा जा रहे, तो अपनी गाड़ी में बैठे अब्दुल उनको हॉर्न मार रहा है, और जितना ये हॉर्न मार रहा है उतना किशोरदा स्पीड बढ़ा रहे हैं, और ये हॉर्न मारे जा रहा है। फाइनली बैंड्रा सिग्नल में कहीं वो रोक पाया उनकी गाड़ी, उतर के किशोरदा क्या हुआ, घर क्यों भाग क्यों रहे? अरे आज तूने इशारा नहीं किया। कैसे इशारा करूं, प्रोड्यूसर आ भी तो है। तो ऐसे भी किस्से हुए। This is true? Yes. Oh my God.
तो वो एक अलग ये अच्छा, थे। so this is true, like इतने- या वो कहते हैं ना, एक एसेंट्रिक विम्सिकल, मैं तो कहूँगा ये जीनियस लोग ही कर सकते हैं। ओके। और फिर किसी ने एक म्यूजिक डायरेक्टर को पूछा था हाँ। कि अगर किशोरदा 6 महीने आते नहीं, भाग जाते हैं, तो फिर आप उनसे क्यों गवाते हैं? और भी तो सिंगर। बोले लेकिन वो जो एक टेक देते हैं ना, वो किसी के बस की बात नहीं, इसलिए उनके नखरे उठाते हैं। लोग सहते थे। जैसे एक बार वो गैलरी में टहल रहे हैं, हाँ। और उनके ही बिल्डिंग में कोई बड़े प्रोड्यूसर रहते थे। बोले किशोर क्या हुआ, ऐसे टहल क्यों रहा है? यार आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आज मेरी एक शूटिंग है और मैं फंस गया हूँ। बोले क्या हुआ, किसके बीच में? वो प्रोड्यूसर और हीरो का झगड़ा हो गया, अब मैं बीच में फंस गया हूँ। तो बोले प्रोड्यूसर कौन है? मैं हूँ। और हीरो कौन है? वो भी मैं ही हूँ। तो समझ रहे हैं? ओके। तो ऐसा कोई कर सकता है? बोलना है कि प्रोड्यूसर और हीरो के झगड़े में मैं फंस गया हूँ, तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। और हीरो कौन है? लेकिन वो भी मैं ही हूँ। तो मेरा ही आपस में मेरी कशमकश चल रही है। Okay. लेकिन वही किशोर कुमार मेलोडी मेकर्स के 1986 में 25 साल पूरे, सिल्वर जुबली। तो हमने, हमारे म्यूजिशियंस ने ना एक कुछ गाने बनाए थे 5-6। तो किशोरदा को बोला हमने गाने बनाए, हमारा सिल्वर जुबली है, आप गाओगे? हाँ बिल्कुल गाऊंगा। किशोरदा फिल्म रेडियो वानी वर्ली में है। ओके। सुमित इतना छोटा सा था, 5 साल का। शार्प 10 o'clock को वो स्टूडियो में आया और उन्होंने ब्लैक पठानी पहनी थी। वो क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी उनके घर पे। ओके। तो उसके निषेध में वो ब्लैक पठानी। अच्छा। हाँ, आए 10 बजे आए, 2 गाने गाए, 1 रुपया लिया नहीं, पूछा भी नहीं, और चले गए। ये भी किस्से। तो लोगों को मदद भी की है किशोरदा ने। ओके। और क्या हुआ, क्योंकि किशोरदा का आपने पूछा, उन्होंने उन्हीं लोगों को तकलीफ दी जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उनको प्रॉब्लम दिए थे। Okay. कि जब उनकी थोड़ी कुछ फिल्में नहीं चलने लगी तो बोले नहीं नहीं, किशोर कुमार नहीं चाहिए, ये किशोर कुमार का गाना चलेगा नहीं, ऐसा। ओके। और आराधना के बाद वही प्रोड्यूसर्स, अच्छा जब ये अमित कुमार ने खुद बताया, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा है, तो ये किशोर कुमार एज अ हीरो, ये रील जाती थी ना अरे उठाओ उठाओ ये डूबता सूरज है। और सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ्टर आराधना, किशोर कुमार का गाना नहीं है तो फिल्म नहीं खरीदेंगे, हीरो कोई भी चलेगा। ओके। ये वक्त की। तो वो सबके साथ ऐसे नहीं थे। ओके। एंड मैं कहता हूं ना, जीनियस अगर किसी को कहना, तो मतलब वो क्या नहीं थे। और हमने देखा है, फिर जैसे मैं पहले ना एंकरिंग होस्टिंग शुरू वेलकम करने के बाद यूएसए में ना, जैसे ये बार बार देखो हजार बार देखो, वो गाना खत्म हो गया, मैं विंग्स में देखता, मुझे कहते थे मतलब एक और गा। फिर अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, एक और 3 गाने के बाद मतलब अब मुझे बोला। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ओनली किशोर कुमार। ओके। और वो कहते ना जैसे ये नमीना रिकड़े कड़े डायडामनिका माका नाका माका नाका चिका पिका रो लगे रम पंपोज रम पंपोज रम पंपोज रम पंपोज, पूरा नीचे लेट के टांगे वांगे झाड़ के, पर मतलब जो करना करते, कट टू विद इन सेकेंड्स। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, दुखी मन मेरे, ओनली ही कुड डू। वाओ। और मैंने एक किस्सा सुना है कि जैसे शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब के बगैर गाते ही नहीं थे, तो किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि एक ये गाना है, सिचुएशन है, और इसे किशोरदा से गवाना। अरे नहीं रफ़ी साहब से गवा के देखते अगर आपको नहीं थे। और जैसे ही किशोरदा ने रिकॉर्डिंग की, उनको गले लगा के शम्मी साहब ने पूछा, इतनी फीलिंग्स लाते कहाँ से हो? कौन सा गाना था ये? गाना मुझे याद नहीं, बस बहुत फेमस है फॉर शम्मी कपूर। ओके। वो शायद ये इसमें मिल जाएगा। ओके। तो ये
कई किस्से हैं उनके फनी, जैसे एक वो था वादा तेरा वादा, उनको गाना था स्टेज पे, ओके, लाइव शो चल रहा है, ऑन द स्पॉट बोले मुझे गद्दा मंगाओ। अभी किशोरदा ने बोला था गद्दे मंगाए, गजरा मंगाओ गजरा, और फिर पूरा गाना वो लेट के गाया स्टेज पे। अच्छा, हाँ, जैसे खई के पान में सुना, रियल पान मंगाया उन्होंने और पान खा के वो गाना गाया। ओके, तो उन कहते ना वो आदमी, मतलब मैं तो कहता हूँ ये जितने ना लता जी, आशा जी, किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, ये मुझे लगता है ये अवतार थे, कहते ना संत थे, मतलब ये इंसान नहीं थे। आप देखिए ना, बहुत अच्छे सिंगर्स अभी आ रहे हैं, सुर में गाने वाले, बेहतरीन गाने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सीधे यहाँ टच होती हैं। वो थोड़ा सा आप नहीं, वो जो वो फिनिश जो बोलते हैं ना, वो उसी वक्त हुआ और वो गोल्डन पीरियड था। और कॉम्बिनेशन जैसे R.D. बर्मन, आशा जी, किशोरदा, लता जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता जी, रफ़ी साहब, वो बनना था, वो समय था, वो दौर था, ऐसा वो लगता है दौर जैसे था, गुजर दौर गया, था। आपको पता और नहीं। मुझे लगता है वो दौर था, वो गाने थे, इसलिए आज के ज़माने में जहाँ टेंशन है, डिप्रेशन है, एक दूसरे से नफरत है, और इन्हीं गानों ने हमको जिंदा रखा है। ये जो बैलेंस कहते हैं, एक तो होता है ना जंगल, जानवर, ये एनवायरनमेंट को, सृष्टि को जो बैलेंस करते, इसी तरह इन कलाकारों ने, इनके संगीत ने हमको बैलेंस रखा। माइंड को बैलेंस रखा। अभी मैं गाता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं भी वही करता हूँ मन की शांति के लिए। तो ये मुझे लगता है ये देन है। और इन्होंने जो बना के रखा है, R.D. बर्मन, बप्पी लाहिरी, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविंद्र जैन वगैरह, ये जो भंडार जो है ना, वो आने वाले 1000 साल तक ख़त्म नहीं हुआ। और उस पे हम जैसे कलाकारों के घर चल रहे और चलते रहेंगे 100 साल तक। वी आर वेरी लकी कि मैंने लता जी, आशा जी, किशोरदा, बच्चन साहब, जितेंद्र सिंह, इनके साथ भरपेट काम किया है। हमें आपके बारे में सब जानना है। अच्छा। आपके फैंस आपके बारे में सब जानना चाहते हैं। अच्छा। ओके, सो सबसे पहले आप मुंबई से हैं, जी। आप कहाँ से हैं? और मैंने सुना है कि आपने कॉलेज भी वडाला अंबेडकर कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, लेकिन आपके बचपन के दिनों की कुछ बात बताइए, कुछ यादें बताइए। आप कहाँ से थे और घर का क्या माहौल था? यू नो, आप सिंगर फैमिली को बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। मेरी मम्मी सुमन भोसले, वो क्लासिकल गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो पे गाती थी। मेरे पिताजी NR भोसले, वो पेंटर थे, फाइन आर्ट्स, मतलब 50s वगैरह में जो फिल्में रिलीज़ होती थी ना, उसके होर्डिंग्स लगते थे, बैनर्स। तो मेरे पिताजी उस वक्त से जब झनक झनक पायल बाजे, मोगले आज़म, दोस्ती, उस समय NR भोसले आर्ट्स के पूरे मुंबई महाराष्ट्र में होर्डिंग्स लगते थे। फिर वो 80s के बाद ये सब डिजिटल वगैरह मामला शुरू हो गया। तो कहते हैं ना कि जैसे होश संभाला, एक तरफ पेंटिंग और दूसरी तरफ प्योर क्लासिकल म्यूज़िक। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, अजमत हुसैन खान साहब की शिष्या, आगरा घराने की, मतलब प्योर क्लासिकल। अच्छा, मैं गोवा से हूँ, शिरोडा से, और कामाक्षी देवी हमारी कुल देवता है। तो घर में मराठी और कोंकणी, आई एम अ गोवन। ओके, इवन आई एम गोवन। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आफ्टर मैरिज। अच्छा, तो शिरोडा गांव है फोंडा के पास, वहाँ हमारा घर है। और क्योंकि वो संस्कार है, तो महीने में कम से कम एक बार मंदिर में कामाक्षी देवी के दर्शन करने जाते हैं। और जो कामाख्या देवी गुवाहाटी की प्रसिद्ध, उसी का रूप है ये कामाक्षी देवी। तो कहते हैं ना कि पेंटिंग और संगीत, मतलब क्लासिकल, और क्योंकि हम गोवा के हैं तो प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत और सुगम संगीत। और मैं 10वीं तक मैं सेंट थॉमस हाई स्कूल में था, गोरेगांव में। मतलब मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था कि हमारे स्कूल में ना एवरी मंथ टेस्ट्स होती थी, और उसमें से कम 4 या 5 मेरिट कार्ड्स मुझे मिलते थे। मैथ्स, अरिथमेटिक, इंग्लिश, ड्राइंग। ओके। हाँ, तो चल रहा था, मतलब कि पढ़ाई करनी है। और पिताजी पेंटर थे,
मतलब उन्होंने जैसे राजश्री प्रोडक्शंस, दादा कोंडके प्रोडक्शंस, बी नागी रेड्डी, फिर वी शांताराम जी, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने पृथ्वीराज कपूर साहब शुरू के दिनों में उनकी एक नाटक कंपनी थी ओके ब्लेज, लेके वो गांव-गांव शहर-शहर घूमते थे। तो मेरे पिताजी उनके साथ एज अ सेट डिज़ाइनर, पेंटर, Okay. उन्होंने उनके साथ मतलब टूर्स करते थे वो। ओके और बहुत शुरू में, आज के लोगों को पता नहीं होगा कि एम एफ हुसैन साहब जो मशहूर मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, वो और मेरे पिताजी एक साथ बैनर्स बनाते थे। ओके वो मॉडर्न आर्ट में आने से पहले फिल्म पोस्टर्स पेंट करते थे हुसैन साहब। लेकिन कहते ना, उनका एक क्या ब्रेन का एक दालान खुल गया और वो मॉडर्न आर्ट में चले गए, उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। और मेरे पिताजी को रियलिस्टिक पसंद था, ओके तो वो आखिर तक लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स वो करते रहे। तो ये इन शॉर्ट ऐसे था। और उस वक्त रेडियो जो था, टीवी तो था ही नहीं, रेडियो में थैंक्स टू अमीन साइनी साहब, बहनों और भाइयों अब आप सुनेंगे किशोर कुमार को वाओ पहली पादान पर। तो होता था घर में कोंकणी और मराठी माहौल, लेकिन मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे वो हिंदी स्पीकिंग थे। अच्छा और मुझे ये जो रेडियो बड़ा आकर्षित करता था। और बचपन में ही मुझे नहीं पता था मैं क्या बनने वाला हूँ। पिताजी ने कहा तू कॉमर्स सीख ले, अपने बिजनेस में काम आएगा। मतलब जो आमतौर पे एक माँ बाप के होते हैं ना कि बेटा पढ़े। ओके और 9th स्टैंडर्ड में था और मैं स्टूडियो में पिताजी को मिलने गया। वर्ली महालक्ष्मी में स्टूडियो था हमारा। और जैसे जैसे ना फिल्म की रिलीज डेट नज़दीक आती थी तो पिताजी आते नहीं थे घर पे कोई, क्योंकि एक वक्त पे 35-40 थिएटर्स में रिलीज होती थी। ओके और एक हफ्ते पहले डिस्ट्रीब्यूटर आके बोलते थे भोसले 4 थिएटर बढ़ गए, तो 4 बैनर्स बढ़ गए। तो एनीवे, तो मैं एक दिन देखने गया स्टूडियो में, पिताजी को बहुत दिन आए नहीं थे। तो देखा स्टूडियो में कि मेरे पिताजी और उनके अंडर कुछ 12-15 असिस्टेंट्स, कुछ कारपेंटर्स पेंटिंग कर रहे हैं, सब बिजी है, सबको किसी को इधर उधर देखने का ध्यान नहीं। और वो पोस्टर कौन सा था? राजेश खन्ना, हेमा मालिनी। ओके वो और फिल्म का नाम था प्रेम नगर। ओके दिस वाज इन 74। 14 साल का था मैं। तो मैंने देखा कि, और वो एक ही पोस्टर ना उस वक्त एक ट्रेंड था कि एक पोस्टर को ही हर जगह वो, ताकि वो ब्रांड बन जाए। Okay. तो ऐसी हेमा जी ऐसी हैं और उनके कंधे पे राजेश खन्ना ने सर रखा है। ओके तो ये बन रहा है। तो मैंने डरते डरते पूछा, बोले मैं करूं क्या? बोले हाँ कर, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग हैं सुधारने के लिए। तो मुझे एक छोटा सा, एक जो बस BST बसेस के पीछे लगता है ना, हाँ, हाँ. वो जो छोटा सा पोस्टर, उस साइज का एक मुझे प्लाईवुड दिया गया, फोटो दिया ब्लैक एंड वाइट, और मुझे एक पेंसिल दी गई, बोले बना। तो 10 मिनट्स में मैंने एक स्केच बनाया। 10 मिनट्स? हाँ, उसको देख के मैंने बनाया। और जब वो पूरा हुआ तो मेरे पिताजी से लेके उस स्टूडियो में जितने लोग मौजूद थे, और मेरी मम्मी गाती भी थी, और जो ये लेटरिंग्स बोलते हैं हम लोग, जो क्रेडिट्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वो नाम आन मिलो सजना, उसके वो मम्मी करती थी, वो आर्टिस्ट भी थी। तो जैसे मेरा स्केच खत्म हुआ, जितने स्टूडियो में लोग थे, कहते ना, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसा कह सकता हूँ, भौचक कर, अरे बाप रे, ये क्या किया तूने? तो बोला क्या किया? बोले एकदम हुबहू है। मतलब अच्छा, मेरे स्कूल वूल में बनाते थे फ्रॉग वगैरह वो सब, लेकिन ये मैंने जब मैं खुद की एग्जैक्टली। तो पिताजी मेरे थोड़े से वो थे, बेटा कल से स्कूल मत जा, तो हम लोगों को मदद कर। और मैं एक्चुअली, मेरी मम्मी घर से जाके नेक्स्ट डे मेरे कपड़े ले आई, मैं 1.5 महीना स्कूल नहीं गया। और मेरे स्केचेस इतने फटाफट, और बोले बेटा तो एक काम कर, थोड़ा सा पेंटिंग भी कर ले। और हमारे पोस्टर लाइन में क्या होता है ना, 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। पहले स्केच, फिर फिलिंग बोलते हैं, फिर डबल बोलते हैं, और एंड में पिताजी उसको हाईलाइट्स देके फिनिशिंग। तो कुछ पेंटिंग करने लगा, तो बोले अरे बाप रे, तूने इतना अच्छा किया है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो उस 14 साल की उम्र में 74 में बहुत से बैनर्स मेरे हाथ के लगे, होर्डिंग्स।
जुहू बीच, हाईवेज, थिएटर्स पे। तो फिर तो हेमा मालिनी और जितेंद्र वाला जो पोस्टर है वो आपने भी बनाया? जी, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना, प्रेम नगर। ओके। हाँ, आपने बनाया वो हाँ, पोस्टर? तो 14 साल की उम्र में थिएटर्स पे, हाईवेज पे मेरे हाथ के। और तब मैंने भी मान लिया कि अरे मेरा तो पेंटिंग अच्छा है, मुझे मालूम नहीं था। तो 74 से 82 तक सिर्फ नाम के लिए स्कूल और कॉलेज में जाता था एग्जाम्स देने के लिए। ओके। 24/7 सुबह गोरेगांव से ट्रेन पकड़ता था, महालक्ष्मी स्टेशन पे उतरता था, और कंधे पे ना वो लिंसीड ऑयल के डब्बे, एक साइड में वो कलर के पाउडर्स। तो ऐसा सफ़र मेरा चलता रहा एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग। मुझे Okay. पता ही नहीं था कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है। ओके। तो माँ और पिताजी ने ये सोचा ये पेंटर बनेगा। अभी उसी दरमियान जैसे 77-78 ना, ये विविध भारती, मुंबई ओके। तो ये एक कान जो है ना मेरा 24/7 उस पर लगा रहता था। और जाने अनजाने में 50, 60, 100 गाने मुझे बाहर हो गए थे हिंदी फिल्मों के। और सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा कि मुझे सैगल साहब और SD बर्मन साहब की आवाज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। एक क्यूरियसिटी लगी, ये क्या आवाज़ है। और जाने अनजाने में मैं जैसे सो जा राजकुमारी, सो जा नींद सपने, सो जा राजकुमारी, सो जा। और माझी, और माझी, मेरे साजन है उस पार। ये मैं अनजाने में गाने लगा। ओके। अच्छा, घर में किसी का ध्यान नहीं था। अच्छा, उसमें क्या वो फिर किशोरदा और रफ़ी साहब का टाइम था। तो ये आप रेडियो सुन सुन के अपने आप मन में, गुनगुनाने मतलब लगे। बाथरूम में इधर उधर आते जाते स्टेप से। ओके। और क्या हुआ, रफ़ी साहब उस वक्त छाए हुए थे। हाँ। मतलब कोई भी हीरो हो, दिलीप साहब हो, जितेंद्र जी हो, या शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, रफ़ी साहब, और फिर किशोरदा, तो उनका एक स्टाइल मुझे बड़ा इम्प्रेस कर गया। तो मैं घर में ना, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, अब तो तुमको झुकना होगा, मेरा जमाना आया, छोटी करके छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली। तो ये गा, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आता था। क्योंकि हे हो तो वो गोवा वाले थे ना, हाँ। बोले हे हो, ऐसा ऐसा कोई गाना होता बंद करो। तो पिताजी इतने गुस्से वाले थे। तो पिताजी जब घर में होते तो मुंबई जैसे पिताजी गई वापस, मेरे सपनों की रानी, कब जैसे पिताजी गा रहे तो वापस मुंबई। अच्छा। तो हिंदी गाने, अच्छा खुद हिंदी फिल्म्स के बैनर्स बनाते थे, हिंदी गाना मतलब खराब। अच्छा। हाँ, तो ये कश्मकश चलती रही और बिल्कुल अलाउड नहीं था। मेरे स्कूल में रफ़ी साहब का ऑर्केस्ट्रा आया था, तो बोले भेजा नहीं, वो अच्छा नहीं। तो एक बाबला जी का, बाबला कंचन, उनका एनुअल डे में नहीं बोला, तो मैं रोते बैठा घर पे। तो ये चलता रहा था। और 80 तो आप अगर गाओगे भी तो छुप छुप के गाओगे, उनके छुप सामने छुप के नहीं गाऊंगा, गाओगे। बाथरूम में गाऊंगा, उनके सामने हिंदी गाना। अच्छा, एक बार पर लेकिन क्यों, एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, उनका क्योंकि वो संस्कार उनके ना कि ओके। क्लासिकल, अच्छा। नाट्य संगीत उनको हो, ये हाय वगैरह, उनको बोले ये कोई गाना होता है क्या, ऐसा कोई मर्द गाता है क्या? तो एक सोच। हाँ। और एक जोक हुआ, हमारे शिरोड़ा गांव की ना एक, कहते हैं ना, दादी एक आई हमारी दूर की रिश्तेदार। तब तक लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि तो आपका बेटा क्या करता है, ज़रा जाके देखो। तो उनको थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ, बोले मजो पूत बरो गाता, मतलब मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। तो वो गांव की, अच्छा पहली बार मुंबई आई है, अब सोचो उनकी थी और भी हालत कर। तो और बेशर्म होता है ना, मतलब वो समय जो होता है ना, हाँ। वो उम्र, उसमें कॉन्फिडेंस होता है। हम लोग डरते नहीं जब बच्चे होते। तो बोले मजो पूत बरोगा, तो मुझे मेरा बेटा बहुत अच्छा। तो बोली गा मरे, मतलब गा रहे। तो मैंने क्या गाया उनके सामने ना, अभी तक मुझे शर्मा नहीं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
उसकी आंखें जो है ना वो भैंगी हो गई, झूठा ही सही, और फिर वो फुल लाउड, खड़े खिड़की पे, तो जैसे उसने पिताजी को देखा, पिताजी ने शर्म से मुंडी नीचे डाली। तो वो भी एक किस्सा है। तो क्या हुआ, मार पेंटिंग पड़ी क्या लेकिन आपको उसकी हाँ? वजह से डांट पड़ी होगी ना? नहीं, डांट क्या, पिताजी को समझा नहीं क्या कर रहा है, किसके सामने क्या गा रहा है। अच्छा, और हमको पता नहीं ना, गाना है, हाँ, ओके, तो उनके सामने क्लासिकल गाना, क्लासिकल तो आता ही नहीं था कभी। अच्छा, क्योंकि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी थी, माँ ने कभी सिखाया नहीं मुझे क्लासिकल, उनको लगा था ये पेंटर। उस दरमियान क्या हुआ, मैंने ऐसे महसूस किया कि आई कैन सिंग इन डिफरेंट वॉइसेस, मतलब सहगल साहब, सचिन दा, फिर रफ़ी साहब, किशोर दा, हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, आर.डी. बर्मन साहब, यशुदास जी। आपने ऐसे खुद रियलाइज किया या फिर मैंने किसी ने कहा अभी तक अपने आप ही- रियलाइज किया नहीं। मैं क्या होता था मेरा, अगर कोई सोचो आप भी कोई गाना सुन रही कार में और आप गुनगुनाने लगते हो ना साथ में, हाँ। तो मैं जब गुनगुनाता था तो मुझे लगा कि वो वॉइस भी मैच हो रही है। इट वॉज अ नेचुरल थिंग। और अभी मैंने बहुत सालों बाद हमने गिने ना, तो आई इमिटेड 21 प्लेबैक सिंगर्स एंड 28 एक्टर्स। वाओ। तो एनीवे ये सब हो रहा था। तो पेंटिंग के साथ साथ फिर दोस्त कॉलेज के सीनियर्स को सुनता था। तो एक हमारा पांडुरंग शिंगाड़े करके एक लड़का था, वो गजब था, मतलब वो अगर स्टेज पे आता तो मुझे लगता सबकी छुट्टी करता, लेकिन वो स्टेज पे डरता था। तो मैं पहुंचता था ना, भोसले साहब कैसे हैं आप, अजीत साहब ने सुदेश जी कैसे हैं, तो बोले यार ये कैसे पॉसिबल। तो उसको मैं फॉलो करने लगा। और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मैं अलग अलग सिंगर्स, फिर अरे आज रेड एफएम में आपने मुझे बुलाया जिया जी, आपने मुझे कॉफ़ी भी पिलाई, लेकिन ये स्टूडियो बहुत ठंडा है, इसको थोड़ा कम करो वरना मेरी सांस फूल जाएगी। तो ऐसी मस्ती शुरू हो गई। पेंटिंग वॉज माई फाइनल गोल। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया, कुछ सिंगर्स को मैं इमिटेट करता हूँ, कुछ एक्टर्स को मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। और तो मेरे जो गोरेगांव में दोस्त, उनके घर पे कभी मस्ती में, कभी पूजा में, कभी बर्थडे में। और टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बार मैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी। और ऑफ कोर्स अमित जी, विनोद खन्ना साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और राखी जी, रेखा जी, अमजद भाई। तो कहते हैं ना वो कल्ट फिल्म जिसको रात भर दिमाग में। और दूसरे में 11th स्टैंडर्ड में था, ऐसे रिसेस में जा रहा था, तो किसी को हे जोराजान दरवाज़ा खोल दे, किसी को बोला हे जोराजान दरवाज़ा खोल दे, मजाक में निकल गया। और कॉमेडी या मस्ती ये मेरा नेचर नहीं, मैं बहुत सीरियस, बहुत शाय, बहुत शर्मिला, ऐसा मेरा बचपन गुजरा। तो मेरे साथ जो दोस्त थे वो बोले कि यार सुदेश अभी तुमने बोला अमिताभ बच्चन जैसा, मतलब छोड़ो यार कहाँ बच्चन, इमेजिन नहीं किया। तो एक दोस्त मेरा दूसरे दिन घर आया, वो मोनो टेप रिकॉर्डर होता था ना पुराने ज़माने, बोले तूने कल जब बोला वो बिल्कुल अमित जी जैसा था। बोला छोड़ यार कहाँ मजाक है। तो वो था देव साहब का फ़ैन। तो बोले हम लोग कुछ रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम लोग तो वो देव साहब का इतना बड़ा फ़ैन कि अगर टीचर बोले ना मिलिन स्टैंड अप, यस टीचर, ऐसा खड़ा हो जाता था। तो पूरा क्लास था। तो माँ बोलती थी घर में, बोले कसले घाण कपड़े घातलेस, कैसे गंदे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहन के जा बाहर, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो ऐसा पागल था। तो उसने मुझे, और अमित जी क्या चल रहा है, कुछ नहीं भैया ये शूटिंग वूटिंग चल रही है मानो, फिर आपके बारे में आजकल बहुत, अरे ये लोग कुछ भी छाप देते, आप अपना काम कीजिए वगैरह। और जब वो प्ले करके सुना मैंने, तो बोला यार ये तो बहुत करीब कमाल की चीज़, कमाल है मतलब। तो फिर मैंने बोला ये अलग है कुछ। और उस वक्त ना जितने मिमिक्री आर्टिस्ट थे, ऑर्केस्ट्रा का गोल्डन पीरियड था, तो वो अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, दिलीप साहब, ओम प्रकाश जी, वो एक 5-6 वॉइसेस ही थे। तो मैंने फिर VHS कैसेट्स मिलती थी, जो वो एक ज़माना था। हाँ। तो उनके जंजीर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, उसके कैसेट्स लाए,
मुझे जो कॉमेडी एक भी डायलॉग नहीं, उसमें जो सीन्स होते थे बाकायदा वो लिखे, बाय हार्ट किए, और फिर बाथरूम में जाके उनके कोने में घंटों प्रैक्टिस करता रहा वो इफेक्ट रिवर्ब वगैरह ने। Okay. और एक दिन, और धीरे धीरे मैं किसी के घर में किसी के करने लगा। नेशनल कॉलेज में एक दिन हमारे कॉलेज के सीनियर्स कोई ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे, तो वहाँ मैं बोला बेचारा मैं भी आता हूँ। बोले तू वो करेगा? बोले करूँगा। डरेगा तो नहीं? बोले नहीं डरूँगा। तो मैं गया उनके साथ, और उस वक्त के 80s के गाने सब सुपर हिट। फिर किसी एक सीनियर सिंगर ने, विल्सन माधुरी वहाँ उस वक्त के सुपरस्टार से, बोले आपके सामने कोई अमिताभ बच्चन की नकल करे। तो जैसे मैं स्टेज पे आया, ऐसा दुबला पतला, वो बड़ा सा काली फ्रेम का चश्मा, जैसे आया हुटिंग, और कॉलेज के बच्चे, नेशनल कॉलेज, तो हुटिंग शूटिंग, और बात करने की तमीज़ भी नेशनल नहीं। कॉलेज का स्टेज भी बहुत बड़ा सा है। हाँ, तो और वो बात भी करना नहीं आता था हिंदी। अभी मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता हूँ, ये निकल ले चलो, तो वो हाल, और मैं क्या करूँ, मतलब एक बार मुझे सुन लो। तो वो जो अमर अकबर एंथनी में एक सीन है जहाँ नाजिर हुसैन फादर जो हैं उनका मर्डर करते जीवन, Okay. और उनकी लाश को वहाँ गिरा के वो निकल जाते। इतने में एंथनी आता है, हे फादर अउन शादी करना मांगता आपको, लड़की पसंद आया। देखते कि सामने लाश पड़ी, तो एंथनी सीरियस हो जाता है कि उनके एकदम जिन्होंने उसको पाला है वो फादर को किसी ने मारा है। तो जीसस क्राइस्ट से मतलब गुस्से में कुछ सवाल करता है। तो वो ऐसा, तो जो मेरा फर्स्ट ईयर, इधर तुम्हारे घर में तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो बंद को लेने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता, पर कौन पालता है सलावर बच्चा लोग को? ये पालता ये। तो माय गॉड, मुझे लग रहा है जैसे अमिताभ बच्चन सामने तो बैठे ये हो। मेरा पहला। और फिर सो फैबुलस दिस इज। तो वो बच्चे जो है ना और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमको और कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं चाहिए, सुदेश चाहिए। तो उस वक्त मुझे रियलाइज किया कि यस आई कैन डू इट। मतलब लोगों का जब सर्टिफिकेट मिल गया ना, हाँ। तो फिर मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैं दीवार, अंधा कानून, ये वो सब उधर करने लगा। और धीरे धीरे पहचान से ना मैं किशोर दा के गाने गाता था। वुडलिंग भी करते हैं सब तो मैं जाता था, तो बोले हमारे यहाँ उस वक्त एक ज़माना था जब वॉइस ऑफ लता जी, वॉइस ऑफ अच्छा, मी वॉइस ऑफ लता, मी वॉइस ऑफ लता, मैं आशा, मैं वॉइस ऑफ रफ़ी, वो सब 5 आवाज़ें कंफर्म थी। हाँ। लता जी, आशा जी, मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोर दा। हाँ। तो मैं जाता था शौक से, मतलब एक उम्मीद लगे। बोले नहीं सब लोग हैं तो क्या करेगा? तो मतलब मैं हेमंत दा गाऊंगा। तो मैं हेमंत को बोला, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। जिस दिन किशोर कुमार एब्सेंट रहता मैं किशोर कुमार बन जाता था। Okay. तो ये धीरे धीरे शुरू हुआ। और फिर लोगों ने पिताजी को बोलना शुरू किया कि भैया आप देखो तो सही, आपका अच्छा घर में चुपचाप मुंह से शब्द। एक दिन दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में मम्मी डैडी आए, चुपके से बैठे ऑडियंस में अंदर। आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। और उन्होंने देखा कि सुदेश आ रहा है तो लोग सीटियां मार रहे हैं, वंस मोर कर रहे हैं, सुदेश जो भी कर रहा है। और पूरा 3 घंटे ना वो बोले इनको हो क्या गया, इसके लिए तालियां क्यों मार रहे हैं? और फिर धीरे धीरे उनका मन परिवर्तन हो गया। Okay. उनको रफ़ी साहब, हिंदी गाने, किशोर दा सब अच्छे लगने। देन बोले प्राउड से। तो वो ये 80, 81, 82 में मेलोडी मेकर्स एक बहुत मशहूर ऑर्केस्ट्रा है जिनके अभी 64 इयर्स पूरे। पुराने अगर आप किशोर दा के वीडियोस देखेंगे ना, तो उसमें पीछे बैंड जो होता था ऑर्केस्ट्रा, मेलोडी मेकर्स होता था। Okay. तो उन लोगों ने 82 में मुझे कहीं देखा, तो उस बैंड में मैं ज्वाइन हुआ 82 में। Okay. और वही वक्त था जब ये डिजिटल मामला सामने आया। तो फिर मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी आप अभी आराम कीजिए, आप घर बैठ के शौकिया पेंटिंग कीजिए। फिर वो स्टूडियो हमने बंद कर दिया। Okay. और पिताजी घर में लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स वगैरह। और फिर 82 से जो मेरा सफ़र हुआ शुरू, तो मतलब कहते ना कि धीरे धीरे माइक मेरे करीब आया और
ब्रश दूर चला गया। और जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे पूछा गया कि पासपोर्ट है, बोले नहीं ये बनवा लो। तो पहला ही 1984 में फॉरेन टूर फिजी आइलैंड्स, हेमा मालिनी जी, हेलन जी और असरानी जी, ओके। और वो 1-1.5 महीने का टूर करके आए। और बाद में पहला जब- टूर था? पहला टूर, फॉरेन टूर। ओके। फिर वो दोबारा पासपोर्ट मांगा, बोले यूएसए जाना है। बोला अच्छा। बोले किशोर कुमार के साथ जाना है। मतलब अच्छा। अबे किशोर कुमार के साथ जाना है। बोला किशोर कुमार? कौन किशोर कुमार? अबे किशोर कुमार। किशोर कुमार? अरे वही जिनको तू गुरु मत। अरे क्या बात कर रहे हो, किशोर कुमार के साथ मैं जाऊंगा। और 82 से 87 तक लगभग हर शो में मैं उनका होस्ट हुआ करता था। रफ़ी साहब के 2-3 गाने में गाता था और फिर किशोर दा को स्टेज पे बुलाता था, फिर उनके साथ कोरस, उनके साथ खड़े होकर डुएट्स, पानी पिलाना, सिक्योरिटी बनना। तो कहते ना वो एक, उसके बाद पीछे देखा ही नहीं हमने। आशा जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया था आर डी बर्मन से। जी, जी, जी। ये मैंने किस्सा सुना। जी, जी। तो आशा जी के साथ आपकी कुछ बातें बताइए, और जब आपको इंट्रोड्यूस किया आर डी बर्मन से, क्योंकि आपने उनका भी अंदाज जी। गाया, जो आशा जी ने आपको कहा उनके सामने गाकर सुनाओ, जी। तो वो किस्सा सुनाइए। वो एक्चुअली कैसा था, आशा जी ना कुछ म्यूजिशियंस ढूंढ रही थी, ये भी कुछ 86 के ज़माने में। तो उन्होंने किशोर दा से कहा कि किशोर दा मुझे अच्छे म्यूजिशियंस चाहिए जो जब चाहे जितनी रिहर्सल नहीं करें मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो बोले अरे अपना मेलोडी मेकर्स है ना, मेरे साथ वही कर रहे हैं बहुत सालों से, 500 गाने बाय हार्ट है, जितनी रिहर्सलें चाहिए, पैसे भी ज़्यादा नहीं मांगते, बिफोर टाइम आते, मतलब एकदम ओबीडियंट है। तो हमारा एक शो था षणमुखानंद हॉल में, और आशा जी ने हमारे मैनेजर जो हैं विजय देश, उनको बोला मैं तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा सुनने आ रही हूँ। तो अच्छा, उस दिन एक कोई गुजराती ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट शो था, हाउसफुल शो था, और जैसे अंधेरा हो गया ना, आशा जी, उनकी बहू, उनकी बेटी और कुछ लोग चुपके से आके बैठ के, ऑडियंस को किसी को नहीं पता कि आशा जी बैठी हैं शो में। और शो शुरू हुआ, और हर गाने के बाद आशा जी उनको भेजा एक गिटार का गाना बजा, तो दौड़ के अरे गिटार वाला, कोई सैक्सोफोन का बजाओ, एक कीबोर्ड वाला। तो वो हर म्यूजिशियन को चेक कर रही थी, और उसमें उस दिन मैं भी था। और पता नहीं उस दिन ऊपर वाले ने क्या सोचा था, दोनों हाथ शायद लेके ऐसे बैठा होगा, मैं जो कर रहा था ना वंस मोर हो रहा था। ओके। मतलब मैं अमित जी की नकल करूं, मैं रफ़ी साहब का गाना, किशोर दा, हेमंत दा, एस.डी. बर्मन, तो मिमिक्री करूं वंस मोर। और देखा कि आशा जी भी तालियां बजा रही है, हंस रही हैं। और इंटरवल में वो चली गई। इंटरवल में हमने क्या सोचा कि अब वो ग्रीन रूम में आएंगी, हम लोग पैर छुएंगे। अच्छा, कभी देखा ही नहीं था आशा जी को उससे पहले, तो उनसे मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इंटरवल में पता चला कि वो चली गई। तो मैनेजर, तो हम लोग का फिर ना इंटरवल के बाद हम लोग एक दूसरे, तू गा रहे, क्योंकि आशा जी है नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो मैनेजर हमको क्या बोला, सुदेश जाते वक्त तेरे बारे में पूछ के गई, ये लड़का कौन है। तो बोला क्यों मजाक कर रहे हो, और इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स गा के गए। और उसी वक्त उसके नेक्स्ट वीक वो जो हमारा मेलोडी मेकर्स का जो एल्बम था, उसमें आशा जी ने भी 4 गाने गाए। ओके। हाँ, फ्री। तो उसमें मेरा एक डुएट हुआ। तो आशा जी जैसे स्टेज पे आई ना स्टूडियो में, तो मैंने उनके पैर छुए, मैं नमस्कार, मी सुदेश भोसले. बोले अरे हां, त्या दिवशी तुम्हाला पाहिलं होतं मी, मतलब उस दिन मैंने देखा था तुम्हारा ये एस.डी. बर्मन अमिताभ मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो मैं बोला यार मेरे मैनेजर सच कह रहे थे. तो हमने डुएट गाया. मैंने बोला मैं ठीक हाँ गाते अच्छा हो, थोड़ा दम लगता है, प्राणायाम करो. और रिकॉर्डिंग के बाद बोले मुझे वो सचिन दा का गाना फिर सुनाओगे क्या. और मैं जो कांपने लगा. अच्छा वहाँ कोई म्यूजिशियन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ट्रैक पे हमने रिकॉर्ड किया. तो मैंने और वो पुराने वो शिकागो वाले ना स्टील वाले माइक लटक, कोई हेडफोन नहीं कुछ नहीं. और आशा जी सामने बैठ गई और सारे ऐसे मतलब कि अब क्या होगा, अभी ये गाएगा इसको मार पड़ेगी. अच्छा सारे गामा पता नहीं, सब पता ही नहीं. और ट्रेनिंग ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं थी आपकी? कुछ नहीं. और मैं बोला मैं गाऊंगा और मुझे 100% मैं गोल मारूंगा और मुझे डांट पड़ेगी. तो मैंने आंख बंद कर ली, भगवान का नाम लिया और अमर प्रेम में सचिन दा ने गाना गाया है. ओ राम रे ओ राम, डोली में
सजना के द्वार, ओ खुशियों के देदार, देखे दुख मन को हजार, ओ डोली में बिछाई के कहार। आप गाते हैं तो हम उस एरा में पहुंच जाते हैं एकदम ही। हाँ, तो ये मैंने 2 अंतरे कंप्लीट किए, फुल आंख बंद करके, हिम्मत नहीं थी। और जैसे ही गाना ख़त्म हुआ मैंने आंख खोल के देखा कि अभी कुछ, तो देखा तो आशा जी खुद दोनों हाथों से ना ऐसा चेहरा ढक के ऐसे बैठी पूरे ओके। नीचे। और गाना ख़त्म हुआ तो हाथ हटाए, देखा तो दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। ओके। और मराठी में बोली, मतलब मुझे ऐसे लगा सचिन दा ही सामने खड़े हैं। तो मेरे को यकीन नहीं आया कि ऐसा क्या मैंने गाया, और आशा जी ऐसा बोल रही हैं। तो बोले आप क्या वापस गा सकते हो? मैंने हाँ गाता हूँ। उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को बोला इसको रिकॉर्ड करो। तो मैंने वापस गाया। फिर बोले 2 लाइनें अमिताभ की करो ना। फिर मैंने बोला हाँ, इसका मतलब इन्होंने पूरा। फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, फिर 1 लाइन संजीव कुमार की करो ना। तो फिर मैंने वो किया, फिर 1 लाइन हेमंदा की करो किया। कैसेट ली उन्होंने, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उसी मूड में ना शांत निकल गई। नेक्स्ट डे 7 बजे हमारे सामने, मैं 2nd फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे कोई अंकल है, वो आए सुबह 7 बजे चिढ़ के, सुदेश ये खाली तुझा फ़ोन है। तो मैं अपना कैसे वैसे शर्ट वर्ट पहन के उनके नीचे भागा। किसका फ़ोन है? आरडी बर्मन के यहाँ से, जल्दी आ। मेरी नींद तोड़ दी। अरे बोले बेवकूफ़, आरडी बर्मन से फ़ोन और तेरी नींद की भागा। बोले हेलो, मैं पंचम दा के यहाँ से बोल रहा हूँ। 10 बजे पासपोर्ट लेके पंचम दा ने बुलाया। पासपोर्ट लेके वो टैक्सी करके 9:30 बजे पहुँच गया। तो देखा तो उनका मैरीलैंड जो सेंटा क्रूज में उनका म्यूज़िक रूम है, वहाँ पे पंचम दा, आशा जी, मनरीदा, बासुदा और उनकी पूरी टीम। तो मैं डरते डरते गया से, तो आशा जी बोलते हाँ यही लड़का, वो यही लड़का है। तो मैंने पंचम दा, दादा नमस्ते, मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो? ऐसा, और सब हंसने लगे। तो पंचम दा ने मुझे बोला अरे मैं नहा रहा था, आशा ने कैसेट बाथरूम के बाहर लगाया, और मैं नहाते नहाते, मतलब मेरे पिताजी को गुजरे तो बहुत साल हो गए थे, मुझे लगा मेरे पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे, और मैं आधे इसमें ना टॉवेल लपेट के बाहर ही, अरे कौन? बोले आपके पिताजी ने, एक नया लड़का है। मतलब तुमने इतना, और उनके बोले मेरे पिताजी के दांत निकाले थे ना, तो उनके उस गैप्स में से ना एक सीटी गाते हो निकल, तो तुमने एग्जैक्टली उसको कॉपी किया। अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम सीटी वीटी, वो अपने आप हो गए। तो बोले अभी 10 दिन बाद हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रहे हो। और आशा भोसले, आरडी बर्मन नाइट और सुदेश भोसले की एंट्री। और वहाँ भी ना, क्योंकि स्टेज की तो आदत थी मुझे, तो लोगों ने इतना तालियां वंस मोर। और फिर मैंने बोला अब लोगों को इन्होंने पंचम दिन, अब मैं मेरे बाप की आवाज़ में गाएगा। तो मैं सुन मेरे बंधु रे, तो पंचम दा से पूरा इमोशनल होके, अभी मैं बॉम्बे जाऊंगा, पहला गाना सुदेश भोसले का रिकॉर्ड करूंगा। तो आने के बाद 86 में जलजला फिल्म में फर्स्ट ब्रेक पंचम दा ने दिया मुझे। तो वो कहते ना, और उसके बाद पंचम दा जब तक थे हर शो में मैं था। और अभी आशा जी 91, 92 आज भी लगभग हर शो में सुदेश को ले जाती, बोले तू रहता तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। आशा तो भोसले जी आपको इतना पसंद करते हैं कि एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ, आपकी मम्मी है वो भोसले वाला। ये बहुत ही फनी किस्सा हुआ। हाँ फनी एक्चुअली क्या, वो जो हांगकांग में शो आता ना, तो इंडियन एम्बेसडर ये वो सब आ गए उनको मिलने, बोले इतने साल इस बेटे को कहाँ छुपा के रखा था। तो शुरू में बोलती थी कि नहीं बेटा नहीं, सरनेम सेम है, हम दोनों गोवा के हैं। हाँ। तो फिर हर जगह ये प्रॉब्लम होने लगी। फिर वो बोली यार क्या करूं। तो एक दिन यूएसए में अभी जो आ रहा है, बचपन से इसकी नकल कर, उसकी नकल कर, बहुत बोला इसको क्लासिकल सीखा नहीं, अब बड़ा हो गया, अमिताभ बच्चन के लिए गाता है, आ रहा मेरा बेटा सुदेश। फिर मैं उनके पैर छू रहा हूँ और गा रहे, तो लोगों को यार माँ बेटे डुएट गा रहे। लेकिन आज भी मतलब ना कि माँ जैसा ही
प्यार करती, मतलब 2-3 महीने में एक बार गोरेगांव आती, 4-5 घंटे गप्पे, खाना वाना, कभी भी फ़ोन करती है, मतलब ना क्या हो गया आज तेरी आवाज़ को क्या हुआ, बोलो तेरा टेंशन है, काय का टेंशन, मैं आती हूँ शाम को। तो ऐसे मैंने बोला उनको ना कुछ टेंशन, तो घर पे आ गई, बोले जब से तूने बोला ना टेंशन है, मैं सोच में पड़ गई क्या करूँगा। तो इतना कुछ ना गोल्ड प्लेटेड गणेश जी की मूर्ति लेके आई और खुद हमारे मंदिर में, बोले तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद। तो ऐसा रिश्ता है हमारा। दैट्स सो अमेजिंग। या अच्छा, आपका आशा जी के साथ आपने इतना अच्छा ये आर.डी. बर्मन के कुछ किस्से, अगर जो आपने हमें किशोरदा के भी बताए, बहुत ही अलग किस्से, तो जो फैंस हैं इनके आर.डी. बर्मन सर के बारे में या आशा जी के बारे में वो बातें जो फैंस नहीं जानते, आपके अपने कुछ पर्सनल किस्से रहे हो? पहले बात तो ना वो जितने बड़े संगीतकार थे, जितनी बड़ी हस्ती थी, उतने ही ना उनका दिल एकदम मतलब प्योर गोल्ड, बच्चे जैसा मासूम दिल था। ये मैंने क्या कि जब मैं पहली बार गाने लगा, हमको तो लाइव रिकॉर्डिंग की आदत थी नहीं, हम तो ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले, तो वो बहुत उनको पता है ये पहली बार माइक के सामने खड़ा हुआ है, तो एक नए कलाकार को महसूस नहीं होने देना कि वो नया, तो इतना प्यार से, तो मेरा सारा डर पहले निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद कई ऐसे किस्से हैं। अच्छा, उन्होंने प्रोफेसर की पड़ोसन एक फिल्म आई थी संजीव कुमार साहब की, हाँ जी, उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने गवाया मुझे। फिर प्रोफेसर की पड़ोसन में उस वक्त संजीव कुमार जी की डेथ हुई थी, और वो मेरा एक ऐसा वक्त था, मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझे आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, अमिताभ बच्चन, तो मतलब मैंने सोचा कि मेरी अपनी आवाज़ का क्या। तो उसी वक्त भगवान ने कर दिया कि उनका देहांत हो गया, और 5 प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए कि अगर आप संजीव कुमार जी की डबिंग नहीं करेंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। उस वक्त बजट 20-25 लाख में पूरी फिल्म बन जाती। तो वो प्रोफेसर की पड़ोसन पंचमदा ने मुझे दी कि ये लड़का आपके संजीव कुमार की डबिंग करेगा, और उसमें गाना भी दिया। और एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, मैं रेगुलर आशा भोसले आर.डी. बर्मन नाइट में शो कर, कोलकाता से कहीं 5-6 घंटे दूर एक गांव में शो था, और उस वक्त मैं ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लाहिरी, काफ़ी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी मेरी, महीने में 7-8 गाने। तो नेक्स्ट डे मेरी महबूब स्टूडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की रिकॉर्डिंग थी, और आज मैं यहाँ पे कलकत्ता से 6 घंटे दूर शो कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि कैसे बताऊँ मैं आशा जी को, कैसे बताऊँ पंचमदा को कि मेरी रिकॉर्डिंग है, वहाँ उनको भी ये बोलूँगा कि मैं शो करने गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या करूँ। मैंने सीधे पंचमदा के गया, पंचमदा कल मेरा रिकॉर्डिंग, मतलब किसका है, मतलब लक्ष्मी के प्यार। अच्छा एक काम करो, अरे सुनो कल इसका रिकॉर्डिंग है। मेरी एंट्री सबसे पहले कराई, और मुझे गाड़ी सिक्योरिटी दी, बोले जा तो जल्दी जा, और लक्ष्मी प्यारे को मेरा नमस्ते बोल। तो कोई भी होता आज की तारीख में ना, मुझे एंड तक बिठा के रखता। उन्होंने मुझे इमीडिएट भेजना, मुझे पहली फ्लाइट मिली, मैं रिकॉर्डिंग पे टाइम से पहुंचा। तो ये भी। और एक किस्सा, जैसे हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाले ना, तो हम लोग एक ऑर्केस्ट्रा में 2 रूल होते हैं। एक तो अलर्ट रहना स्टेज पे, कभी भी कुछ भी हो, आप लिस्ट के मुताबिक नहीं चलते। और सेकंड थिंग कि पब्लिक को एक होता ना सोचने का टाइम नहीं देना। जहां अगर आपको पब्लिक को आपने 30 सेकंड भी दिए तो कोई कमेंट आ जाती, कुछ हो जाता। तो ये हमारा स्टेज पे अगर जिसको अगर है ना, तो बिल्कुल 3 घंटे कैसे हुए मालूम नहीं। तो पहला ही शो जो था उसमें पंचमदा की एंट्री ऑडियंस में से होने वाली थी। और आशा जी स्टेज पर, पिया तू अब तो आ जा, और मैं अपना माइक लेके, माइक ऑन था, और मैं बैक स्टेज ऐसा घूम रहा था, और उनका पहला मोनिका वो आया नहीं। तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं पंचमदा की आवाज़ में वहाँ से वो बाउंसर्स के साथ सबसे हाथ मिलाते 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 स्टेज पे आने तक, मोनिका 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 ऐसा करते करते जब तक पंचमदा ये लो टक मेरा माइक उनको दिया, उनका माइक मैंने लिया जो बंद था, और वो बोले भी मेरा माइक बंद रखा था साउंड इंजीनियर गुस्से से। तो वो सिर्फ पंचमदा और मुझे मालूम था, कि किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो ये कुछ किस्से।
आप इतने अलर्ट थे कि अलर्ट, हाँ जी, आपको जी। पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है जी, और जी, मैं कह दूं और और आपने या, ये और कर दिया। मैं इतना लकी हूँ कि उनके साथ भी जैसे यम्मा यम्मा ये दोस्ती, और क्या बताऊँ, मतलब इतना सरल सीधा इंसान देखा नहीं हमने। लेकिन और उस दौर में ऐसा भी था कि ग्रुपिज्म होने की वजह से चांसेस बहुत कम मिलते थे, क्योंकि एक ही ग्रुप है जिसके साथ गाना बनाया जा रहा है, तो क्या ब्रेक थ्रू करना डिफिकल्ट था? ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया? ऑल्सो मैंने आपके बारे में पढ़ा कि कई गाने थे जो आपके रिलीज नहीं हुए, जो आपके लिए एक स्ट्रगल फेस बन गया। एक्चुअली मैं कहूँ ना, अगर आज मैं सोचूं ना, अगर आप उस स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स या तकलीफ से नहीं गुजरो ना, तो जहाँ आप पहुँचते हो वो आप मज़ा नहीं ले सकते। और मैं इसमें ग्रुपिज़म या स्ट्रगल या रिजेक्शन नहीं मानता हूँ। जब तक कहते हैं ना, सोना जब तक तपता नहीं तब तक वो सोना नहीं बनता। तो अगर आपको सभी कुछ सिल्वर स्पून में मिल गया तो उसकी कीमत नहीं रहती आपको। ओके। तो ये जो भी हुआ ना, तो जिन जिन लोगों ने, मेरे साथ बहुत कम हुआ। इनफैक्ट ये जो दौर था ना, लता जी, आशा जी, उस वक्त हम लोगों के लिए मतलब कितने 5-6 लोग ही तो थे। इनफैक्ट मैं कहूँगा अभी स्ट्रगल ज़्यादा है बच्चों को। ओके। एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज एन एक्टर। ऑटो ट्यून। अभी नहीं, ऑटो ट्यून नहीं, अभी सब सिंगर्स हैं। तो इस भीड़ में अपने आप को इस्टेब्लिश करना ये इस जनरेशन के लिए मुश्किल है। हम जब थे ना, तब जैसे मैंने लक्ष्मीकांत जी के उनके गेट पे गया और वो दरबान को पूछा, लक्ष्मी जी से मिलना, बोले नाम क्या है? सुदेश भोसले। तो दरबान दौड़ के आता, अरे अरे लक्ष्मी जी ने अंदर बुलाया। बोले हेलो लक्ष्मी, अरे कल जीतू जी बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी, क्योंकि इनके साथ शोज किए थे। बप्पीदा के यहाँ गया, अरे बुलाओ अंदर, कल असरानी जी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो मेरे लिए तो आसान था एंट्री। और दूसरी बात क्या है ना, कि जब तक स्टेप बाय स्टेप आप नहीं आओ ना, मतलब जो कहते हैं ना, शॉर्टकट कभी टिकता नहीं। तो इसलिए आज देखिए, ऑलमोस्ट 45 to 47 ईयर्स हुए, आज भी मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितना मैं 40 साल पहले करता था। और मैं तो उन सबको थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मुझे घंटों स्टूडियो में बिठाया एसी में, और अचानक माइक पे खड़ा हूँ, अरे अरे वो सिंगर आ रहा है, मतलब नॉट किशोरदा वगैरह ऑफकोर्स, तो उनको एयरपोर्ट पे जाना है, तेरा बाद में करते हैं, तो फिर बैठा हूँ। या 2-3 घंटे गया शो में, बैठा हूँ, तो उस वक्त जो टॉप पे वो गा रहे हैं और बिना गाए घर पे आए। तो मैंने कुछ अमित जी की लाइनें सुनी, वो मैंने ध्यान में, अगर आपको कोई बुलाता नहीं है तो उस पर गुस्सा मत करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, वो खुद चल के आएगा। तो मैंने उस रूल पे अमल किया। और जो कभी होता ना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, उसको मैंने पॉजिटिवली लिया। कैसे? अगर 10 दिन घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं, तो रोते नहीं बैठा कि ये मुझे नहीं बुलाता, वो नहीं मुझे बुला। ग्रुपिज्म कुछ नहीं होता। ग्रुपिज्म आप में दम है तो हो जाएगा, सामने वाला चल गया। तो मैं उस वक्त रियाज करता था गानों का, डायलॉग्स का। तो मैं, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले पे अगर भरोसा ना, कोई आपका करियर बर्बाद या आप में टैलेंट है तो अच्छा। जैसे कहते हैं ना नेपोटिज्म, ये वो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनको 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, लेकिन वही टिकता है ना जो मेहनत करता है, जिसके पास टैलेंट है। पब्लिक ही डिसाइड फाइनली पब्लिक है ना। अब आप मुझे बताइए, मेरा बेटा गाता है, मैं उसको चांस नहीं दूंगा तो क्या पड़ोसी के बेटे को दूंगा? ये नेचुरल। फाइनली उसके हाथ में ना, वो कितनी मेहनत करता है। अब बड़े मैं प्राउड के साथ कह रहा हूँ, मेरा बेटा सिद्धांत यहाँ आ चुका है। वो अभी ही इज़ बिजी, मतलब गाने में भी इज़ कंपोजिंग फॉर जोनीता गांधी, निकिता गांधी, अरमान मलिक वगैरह। वो गाना होने के बाद बोलता है मेरे पिताजी का नाम सुदेश भोसले, तो मेरे नाम से उसको काम नहीं मिल रहा। तो ये ना ग्रुपिज्म वगैरह देखो। और मैं फिर मेरा अगला सवाल ये कि एक प्रोफेशन बताइए जिसमें ग्रुपिज्म नहीं है। ये दुनिया है, तो यू हैव टू फेस इट, बैलेंस करके चलना है। यही आप 25 साल पहले पूछते ना, मैं बोलता हाँ बहुत मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। कोई अन्याय नहीं होता। कंसिस्टेंसी रखो और भरोसा रखो। और टैलेंट है तो अपने आप जी, रास्ता मिल ही जाता है। नहीं, और अगर टैलेंट है ना, भगवान टैलेंट देता है, लेकिन उसको पॉलिश करना, उसका रिस्पेक्ट करना आपके हाथ में। टैलेंटेड बहुत लोग हैं,
लेकिन कैसे है कि समझो आज भी मैंने इंटरव्यू किया या शो किया, फिर शाम को अगर मैं जाके शाम को बैठ गया बोतल खोल के, हाँ तो कुदरत देख रही है, वो मेरा टैलेंट छीन लेगी। और दूसरी बात, मैं यंगस्टर्स को, मैं इतने साल हुए, मतलब लोगों ने हमारे बॉलीवुड को ना, कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है। मैं एग्जाम्पल हूँ, सिगरेट दारू तंबाकू मैंने टेस्ट भी नहीं किया और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। लोग बोलते ना, अरे ये पार्टी में लेना पड़ता है, कुछ लेना नहीं पड़ता तो ये सब बहाने हैं, सब बातें हैं। सब बातें हैं। हाँ। और ऐसा है ना कि ऐसे लोगों के साथ बैठो ही मत। थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, संगत आपको, आप किसको अपनाते हो? आप ऐसे ही लोगों के साथ बैठोगे जो दिन भर रोते रहते यार ऐसा है, तो आप वैसे ही आप भी बनोगे। वैसे बन जाओगे। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेसफुल क्यों है, उनके कदमों में चलो, बड़े लोगों को फॉलो करो। और जितने भी हमारी इंडस्ट्री में लोग हैं ना, जो टॉप की पोजीशन पे बैठे हैं, नॉर्मली मैं पढ़ता हूँ कि अरे इनको क्या है, तो बहुत पैसे हैं, ये है वो है। उनका इनिशियल शुरू का काल देखिए ना, कोई ऐसा नहीं जो आते ही सुपरस्टार बना, सब ने स्ट्रगल किया। किसी का भी नाम लीजिए। Totally. तो अभी भी स्टूडियो, मेरे खुद के स्टूडियोज हैं गोरेगांव में, ग्रेविटी। कुछ नहीं होगा तो मैं पुराने गाने, हेमंदा, सचिंदा, रफ़ी साहब या डिवोशनल सॉन्ग रिकॉर्ड करते हो। आराम नहीं करना है। ओके, अमेजिंग। अच्छा, आपके बारे में इतना ज़्यादा जो है वो अमिताभ बच्चन के बारे में बोला जाता है। जब भी हम सुनते अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, दैट वॉइस इज मैजिकल। लाइक अगर बिग बी का गानों के जरिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए आवाज़ वो आप हो, मखना हो, जितने गाने आपने गाए हैं। सो ये जो मुझे जुम्मा के बारे में जानना है, लाइक आई रियली वांट टू नो कि कैसे आपने वो गाया, कैसे फिगर आउट किया कि एक होता है मिमिक्री करना, हाँ, जो होते हैं करते हैं, लेकिन ये एक अलग ही अंदाज था जी। ये एक्चुअली मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हुआ कि सब हैरान हो गए होंगे ना उस दौर में। हैरान हो गए। मतलब अभी मेरे कुछ पॉडकास्ट आए, बीच में मैं एक टीवी शो में आया, तब लोगों को पता चला कि ये गाना मैंने गाया। हाँ। अभी लाखों करोड़ों लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हम लोग तो पूरी दुनिया में घूमते, तो कोई यकीन ही नहीं करता कि ये गाना मैंने गाया आज भी। तो ये कैसे हुआ कि मैं जैसे ऑर्केस्ट्राज में तो था 82 से, तो जब भी समय मिलता ना, मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बप्पी दा, कल्याण जी, आनंद जी, इनसे, राजेश से मिलता था। तो लक्ष्मी जी के साथ मैंने एक शो किया सूरत में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो उसमें मैं किशोर दा के गाने वगैरह, और लक्ष्मी जी मुझे बोले कि सुदेश तू आते रहना, वो ऐसे बोलते थे, तू आते रहना, तेरा कुछ ना कुछ मैं अगले साल करूँगा। अभी लक्ष्मीकांत जी की वॉइस में सुनाता हूँ, जो लोगों को नहीं पता, देश प्रेमी में आशा जी के साथ उनका एक गाया हुआ गाना है अमित जी के लिए। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं, लला हम सा एक नहीं। तो ये लक्ष्मी जी की आवाज़ है, देश प्रेमी। तो वो ऐसे बोलते, भोसले साहिब कैसे हैं आप, तो बोले तू आते रहे, मेरा कुछ ना कुछ मैं करूँगा। तो मैं रोज़ 7 बजे शाम को, वो लोग गाने बना रहे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो। तो एक दिन अचानक मुझे महबूब स्टूडियो में बुलाया गया, कोई रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं। बोले फ़ोन आया, लक्ष्मी जी ने बुलाया, मैं गया तो 80 म्यूजिशियंस महबूब स्टूडियो, और मैं डरते डरते गया, अभी क्या होगा, क्यों बुलाया पता। तो लक्ष्मी जी ने गाना लिखा, लिख या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो लिखा, ट्यून सिखाई। तो मैं बोला सर लक्ष्मी जी कोणासाठी है, मतलब क्या है कि आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे, हद तेरी। मैं तो बोला जितनी बैटरी थी डाउन, और सामने जो बैठे इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर ऑफकोर्स जानता हूँ मैं। तो शशि कपूर थोड़ी उम्र हुई, वो बैठे, तो पैर छुए मैंने, तो वो गाना, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। ये अजूबा फिल्म का गाना था अमित जी के लिए। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी से बोला, ये जो लड़का है ये अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है। तो शशि जी बोले अच्छा सुनाइए। तो
मैंने वही गाना, याली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। आप कैसे कर लेते हैं इस, मतलब ऐसा लगता है सामने वही इंसान बैठा है। इट्स सो अमेजिंग। आप तो- किसी की भी कर लेते हैं ना? नहीं, किसी की भी नहीं, मतलब उस वक्त आप आई थिंक आप कॉमनली भी ऐसे किसी का भी हाँ, लहजा जी, पकड़ के थोड़ा- बस बोल थोड़ा देते तो हैं। वो ऊपर वाले ने- हाँ, इट्स मैजिकल। तो- इट्स मैजिकल टू इवन सी यू लाइक दैट। या- तो ये मुझे खुद नहीं पता कैसे कर दो। हाँ। तो वो या अली, अच्छा लक्ष्मी जी ने क्या बोला कि तू ठीक से गाएगा तो ओके, वरना ओरिजिनल सिंगर गाएगा। तो गाना रिकॉर्ड हुआ लाइव पहली बार, और फिर मैंने डरते हुए, लक्ष्मी जी कैसा गाए ले में, अरे बहुत अच्छा गाया, तेरा ही रहेगा। और दूसरे ही दिन गाने की रिकॉर्डिंग, जिसमें मोहम्मद अजीज और मैं, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन। कौन सा? अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, हाँ नहीं दिया ना। तो वो ये रिकॉर्डिंग हुई शशि कपूर, और उसमें ना ऋषि कपूर जी और रणधीर कपूर सुनने आए थे। Okay. उसमें एक कॉमेडी किस्सा हुआ, गाना रिकॉर्ड हुआ, ये पहला गाना जो मैंने अमित जी की आवाज में गाया, रिकॉर्ड हुआ और सब फोटो वोटो हो गए। उसके बाद रणधीर कपूर ऋषि कपूर को बोलते, कौन यार, लेट्स गो। तो ऋषि कपूर बोलता है, अरे रुको यार, लेट अमित जी कम। व्हाट अमिताभ बच्चन, ये सॉन्ग द सॉन्ग। तो ऋषि कपूर बैठे रहे 4 घंटे, उनको लगा अमिताभ बच्चन गा रहे हैं अंदर। ओह। हाँ। और फिर लक्ष्मी तीसरा गाना हुआ, जलने वालों को जलने दे, तीर निशाने पे चलने दे, ऐसा अजूबा। तो उस गाने में शशि जी बोले, सुदेश फिल्म सिटी आ जाओ, अमित जी से मिलाता हूँ, तुम्हारे पहले गाने की शूटिंग कर रहे हैं। और मैं गया फिल्म सिटी, और अमित जी ऐसे ना साक्षात अमिताभ बच्चन। तो अमित, शशि जी पता नहीं भगवान की तरह मेरा हाथ पकड़ा, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसे ना थर सर नमस्ते। तो बोले वो सामने से, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये हुआ। और जब लक्ष्मी जी ने ये रियलाइज़ किया कि अमित जी भी फंस गए, तब उन्होंने बोला, सुदेश तू शाम को आजा, कुछ करते हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया, बोले मैंने कुछ लिखा, उनकी साउंड में सुना, बोली अरे ओ जुम्मा। वो कैसे बोले, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, बाहर निकल तो आजा 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 आजा। बोले आज मैंने इतना ही लिखा, कल वापस आए। फिर आज मैंने मुखड़ा लिखा, जुम्मा चुम्मा दे दे। वो कैसे गाएंगे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। ये हम लोग ना 8-10 दिन एक लाइन किए, और बख्शी साहब ने अंतरे लिखे। और फिर जब गाना खिचड़ी पक गई तो अमित जी को बुलाया, ओके। अमित जी कुछ बनाया आपके लिए। और यकीन नहीं करेंगे आप, ऐसे वो जो भारतीय बैठक होते ना गद्दे, उस पर ऐसे ज़मीन पे बैठ के अमित जी सामने, मैं इधर, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, और विदाउट माइक्रोफोन उनको सुनाया। बोले वेरी गुड, टेक करो। और उसमें एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा। अमित जी फिर मूड में आ गए ना, बोले सर मैं साउथ अफ्रीका के एक पब में बैठा था, नॉर्मल गाना वाना चल रहा था, इतने में एक सिंगर ने ये गाया, रे दार दारा रे दारा तेरे रे दारा जी। तो मैं बोला चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो लक्ष्मी जी वगैरह ने ये फिक्स किया। तो ये जो है अमित जी का कंट्रीब्यूशन है। ओके। और अमित जी ने जब कहा तो आपने तुरंत ही उसको उस लहजे में गा हाँ के हाँ, सुनाया? उन्होंने जैसे हाँ सर, ये जब हुआ ना पूरा क्राउड फ्लोर पे आ गया। उन्होंने बोला एकदम इसको कहीं जोड़ सकते हैं तो। और अमित जी के सामने गाना रिकॉर्ड हुआ। मतलब वो भी किस्सा मैं बता दूं, सुबह 9 बजे गया था, रात के 2 बजे फाइनल टेक हुआ। ओके। और मैंने डर के, क्योंकि रिकॉर्डिंग लाइव की आदत नहीं थी ना, डर के एक बिस्किट सैंडविच कुछ नहीं खाया, 25 ग्लास चाय पिए उस दिन, कि अगर अचानक माइक्रोफोन चलो टेक करो, कहीं खराश आ जाए, डकार आ जाए, आवाज़ बैठ जाए। और अमित जी के सामने गाना रिकॉर्ड, और वो गाना रिकॉर्ड होते होते ना स्टूडियो में भीड़ हो गई प्रोड्यूसर्स की वगैरह की, कुछ भारी ये हो रहा। और वन मोर थिंग, लक्ष्मी जी क्या उस वक्त क्या होता था ना, म्यूजिक डायरेक्टर
कैसेट में गाना गा के देते थे। तो वो मुझे प्रैक्टिस को फिर पूरा गाना गा के मुझे कैसेट दी और मुझे बोला, सुदेश तू देखना जिस दिन ये गाना बाहर आएगा तो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। 6 महीने पहले, बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग। ओके। और मुझे नहीं पता था, हम लोगों ने नॉर्मल रिकॉर्ड किया था और उस गाने ने 34 इयर्स हुए, तो उस गाने ने वो कहते ना सब कुछ, नाम, इज्जत, शोहरत, माल पानी सब कुछ दे दिया। और आज भी वर्ल्ड में कहीं भी मैं जाता हूँ, मतलब एंट्री होते ही लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। मतलब मैं जितना थैंक्स कहूँ ना, लक्ष्मीकांत जी, प्यारे लाल जी, शशि कपूर जी, अमित जी, बख्शी साहब, बहुत ही लाइक वो आज भी वो गाना जब कानों जी, में जी, जी, जी। गूंजता है तो लगता है अमिताभ बच्चन गा रहे हैं, और जब लगता है आपने गाया और जिस लहजे में गाया, आई डोंट थिंक उस गाने को और कोई इस तरह से कभी कर पाता, बिकॉज उसमें एक मिमिक भी है, अंदाज भी और है, गाना है, सुर है, और एक अंदाज है, और बहुत and ऊंचे सुर में है, और 10 मिनट का है, लाइव है। और मैंने ये अपने आप में एक ही होगा ना, मतलब मुझे लगता है मैंने अभी कभी ऐसा न सुना है। नहीं। आपने जब जब गाया है, हमने नाचे भी हैं, हमने बहुत गाया भी और है। अभी भी मैं देखता हूँ ना, कहीं बर्थडे पार्टी हो, छोटे घर में हो, बंगले में हो, थिएटर में हो, पब में हो, ये गाना कहते ना अमर हो गया। और अमित जी शुरू में कहते थे यार कि जया जी मानने को तैयार नहीं कि मैंने नहीं गाया कर। तो कितने लोग बोलते हैं कि हम फ़ोन करके अमित जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते कि आपने अच्छा गाया। तो अमित जी बोले नहीं, मैंने नहीं, सुदेश ने गाया। और जब हज़ारों फ़ोन आने लगे तो बोलते थैंक यू। तो लेकिन उसके बाद मेरी मखना, सोना सोना, शावा शाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अच्छा, मैं इस बहाने आपको कुछ ऐसे गीत सुनाऊंगा जो आपको गाने पता है लेकिन पता नहीं सुदेश भोसले ने गाया। Okay. गुनहगार में रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, हर लड़की ने आंख मारी गिर गए हम, तन तना तन तनन तनन, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, भंगड़ा पाले आजा आजा। ये फिर झनकार तर 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 धर, थोड़ी मस्ती थोड़ी यारी थोड़ा प्यार, तर झनकार, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, खलास। ऐसे कई। और मैंने एक बार अनुपम खेर साहब की आवाज में, हाँ जी कुछ पूछ रहे थे आप? आपने रैप भी गाया है। हाँ। आज जब रैप्स की इतनी बातें होती, पर आपने मराठी में एक रैप गाया वो है, नाना पाटेकर, हाँ। मी पाहिलं तुझ्या डोळ्यांच्या त्रुत, कधी 100 एक कधी 100 उसमें भी नाना पाटेकर की आवाज लग रही त्या है, हाँ। दिवशी झाला फीवर शुरू, यू नो माय एज इज 30+9, Oh, ओह that- दैट मीन्स यू आर ओल्ड वाइन। फिर अनुपम खेर की अनुपम आवाज, खेर जी के वो एक गाना आया था ना, अरेबिक सॉन्ग, वो दे 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 दे, उसमें मैंने ना उस वक्त 7 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे अलग अलग वर्जन्स गवाए थे। और श्रीमान आशिक एक फिल्म आई थी अनुपम खेर साहब की, हाँ। तो नदीम श्रवण ने शायद अनुपम खेर की आवाज में, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाए, और सुबह शाम मत करो तुम, लड़की 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 इनकी बेवफा अदाए आ। So और amazing, yeah. और ना एक जॉगर्स पार्क एक फिल्म आई थी सुभाष घई साहब हाँ, की, हाँ, हाँ। ऑफ बीट, उसमें उन्होंने मुझे मुकेश जी का पहला गाना जो उन्होंने सैगल साहब की स्टाइल में गाया था वो गवाया था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। ये जब मैंने गाना गाया तो सुभाष जी बोलते, सुदेश तू ऐसे भी गाने गाता है? बोला सर मैं ऐसे ही गाता हूँ, ये तो शावा शावा जुम्मा जुम्मा तो हो गया। तो अलग 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 स्टाइल्स में, इवन ये 2 गाने इमली का, मोहम्मद अजीज और सुदेश, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। फिर तिरंगा में
नाना पाटेकर और राज कुमार जी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो ऐसे कई कलाकारियां की। So amazing. और एक मैं बताता हूँ आपको, प्यार का कर्ज एक फिल्म आई थी, उसमें क्योंकि मेरी इमेज बन गई ना कि ये अलग अलग है इसमें, तो गाना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, मेरा और अनुराधा जी का, वो कह दो सारी दुनिया से, कह दो कर दो टेलीफोन, कम से कम 1 साल चलेगा अपना 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 हनीमून हनीमून। तो ये गाना था। तो उसमें ना टेक से पहले के बापैया जी ने लक्ष्मी जी के कान में कुछ तो बोला, तो लक्ष्मी जी आए, बोले सुरेश वो बापैया जी चाहते हैं कि तू गाते गाते कुछ मिठुन की आवाज में कर, मिठुन दा। हाँ। सर लाइव गाते हो, कैसे करूँगा? कर रहे हो चाहते। तो अंतरा था, तूने मेरी कमीज पहन ली, मैंने तेरी तेरी पतलून हनीमून। तो मैंने क्या किया, चल रहा है मतलब ये डबिंग नहीं, तूने मेरी कमीज पहन ली, अरे तूने मेरी कमीज पहनी रे, मैंने तेरी तेरी पतलून हनीमून। तो ये मिठुन का। और गाना होने के बाद मैं बापैया जी के पास गया, सर गाना ठीक था, वो डायलॉग बहुत अच्छा हो गया। तो आपने वो लहजा अपने आप से डाला उसमें। अरे वाह। तूने मेरी कमीज पहनी रे, मैंने तेरी, इमीडिएट गाना। वाह। तो ये वो कहते हैं ना, वो होता है ऊपर वाला। इतने अमेजिंग गाने गाए हैं आपने। और तो क्या कभी एक्टर्स ने आके आपको कुछ कहा है कि क्या मतलब थैंक यू बोला है आपको उनका उनका वो गाना उस लहजे से गाने के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स जब हमें जिन्हें जुम्मा चुम्मा सुना, तो पहली बात तो वो उनके हर शो में मुझे ले जाने लगे। तो अमित जी भी गा रहे हैं और विंग्स में से मैं भी लिप सिंग कर रहा हूँ। ओके। या उसके बाद मेरी मखना, अच्छा वो तो अच्छा गाते ही हैं, जैसे मेरे अंगने में रंग बरसे, तो मेरी मखना शावा शावा वो गा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दी। एक गाना मैं बताता हूँ, अच्छा कई एक्टर्स ऐसे हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं कि सुदेश 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, एक रील बची है यार, डबिंग कर ले। ओके। ऐसा भी होता है। और दूसरी बात ना, मैंने जितने भी जिनको भी मैं इमिटेट करता हूँ, असरानी जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, अजीत साहब, ये उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मतलब ना अजीत साहब से किसी ने मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन उन्होंने बोले इले जी आपकी आवाज़ से बात कीजिए, तो मैं सुन रहा हूँ, हेलो बेटे, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे स्टेज पर फिर जिंदा कर दिया, गॉड ब्लेस यू। ऐसा आशीर्वाद दिया है अजीत साहब ने। अच्छा। तो असरानी जी के साथ बहुत टूर्स किए, तो उनको स्टेज पे मैं इंट्रोड्यूस किया। आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर। फिर वो आते थे 1 2 1 2। तो विनोद खन्ना, मैंने कुछ रेयर वॉइसेस किए, हाँ। जैसे अजीत साहब, असरानी जी, विनोद खन्ना, अनुपम खेर, सुनील दत्त। तो ये अलग, यहाँ का दादा है तू, हाँ अपनी बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा है तो अमर अकबर एंथनी का। या तो दत्त साहब, गली के कुत्ते किसी के वफादार नहीं होते, माँ मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला। तो ऐसे कुछ, वाव। तो मज़ा आता है। और जैसे, और मेन क्या होता है ना कि ऑर्केस्ट्रा की ऑडियंस है ना, बड़ी इमोशनल सेंटिमेंटल होते हैं। उन जब यूएसए में मैं जाता हूँ ना, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, पूरे रो रहे हैं, पूरे इमोशनल हो रहे हैं। तो वो उनकी जो अचानक बाला सुब्रमण्यम जी की फरमाइश आती, तो और मैं क्या करता हूँ ना, नॉर्मली लिस्ट नहीं बनाता, एक शुरू करता हूँ, जैसे फरमाइश आती गाते जाता हूँ अलग अलग आवाज़ में। तो वो जो ऑडियंस को, और मैंने क्या ना, गायक या कॉमेडियन या डांसर ऐसा एंटरटेनर, तो मैं 2-2.5 घंटे मैं ये सोच के जाता हूँ कि इन 2.5 घंटों में मैं इनको सब भुला दूंगा। और मैं देखता हूँ कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब भूल जाते हैं, तो जो आज की ज़रूरत है, और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिलता है। ये आपने जो गाने गाए और वो आज तक मतलब कानों में गूंजते हैं, हम डांस करते हैं, उसी के रीमिक्स भी आते हैं कई बार। जी, जी। आपको लगता है कि आपने जैसे कहा कि वो दौर था, वो गोल्डन एरा था, वो चला गया, लेकिन अब
ना लिरिक्स में कुछ बात है ना गानों में कुछ आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, ऑटो ट्यून की वजह से मिसिंग है, या फिर लिरिक्स इतने खास नहीं है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, जो हमारी मतलब पुरानी स्कूल के हैं ना, वो नेचुरली वही बोलेंगे कि उस दौर के गीत, उस वक्त की धुनें, उन वो आवाज़ें हमारे सीनियर्स की, और वो लिरिक्स, मतलब हम जब गाते हैं तो ऑडियंस विथ म्यूजिक विथ प्रीलूड पूरा गाते रहते हैं। तो यहाँ बस है। और अभी क्या हुआ ना, देखो म्यूजिक खराब नहीं होता कभी, लिरिक्स जो है उसका स्तर गिर गया है। ओके। और दूसरा क्या, अभी की जो जनरेशन है वो वक्त है देखिए, कि वो म्यूजिक पे ज़्यादा, साउंड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती, वॉइस को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ओके। और मुझे एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि जैसे मैं जुहू में मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया किसी सिंगर के साथ, मैं अंधेरी में रहता हूँ, मैं जब घर जाता हूँ मैं खुद अपनी धुन भूल जाता हूँ। एक टॉप म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा मुझे। तो ये फ़र्क है। लेकिन देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमको पता है पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है, बर्गर, फिर भी हम खाते हैं ना। हाँ। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है उसने जितना फ़ायदा कराया है म्यूजिशियंस का, हाँ। उतना नुकसान करा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए। अभी अगर मुझे यहाँ आपके लिए गाना रिकॉर्ड करना, मैं पूरा मुखड़ा गाऊंगा, पर अब कैसे हो गया ना, सपोज ये ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते हुए पूरा, तो अभी कैसे रिकॉर्ड, ओ लाल ओ लाल ओ लाल 10 बार गा, दुपट्टे दुपट्टे दुपट्टे, और फिर जब वो गाना सिंगर सुनता, अरे बाप रे इतना अच्छा गाया मैंने। तो ये अभी और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है इस पे। लेकिन मैं कहता हूँ ना, जो नए बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, दे नो व्हाट दे वांट। हमको सिर्फ उनको अच्छी तरह गाइड करना है। क्या होता है, मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि आपको एक गाना बनाना है, आपको एक फिल्म मिली है और आपने एक बहुत खूबसूरत धुन बनाई है और बहुत खूबसूरत उसके बोल लिखे हैं किसी ने, लेकिन जो पैसे डाल रहा है वो बोलेगा नहीं हमको ये हटाओ, ये गाना वहाँ चल रहा है, ये गाना बना के दे। अगर आपको अपना घर चलाना है तो आपको वो बनाएगी, अगर आप सिद्धांतों पे अडिट, आप बोलेगी गेट आउट ऑफ माय रूम। तो इसमें चूज करना मुश्किल। टैलेंट बहुत है और ये पेरेंट्स का और सीनियर्स का फर्ज बनता है कि इनको कैसे गाइड किया जाए। और क्या कहते हैं ना कि इतना कंपटीशन है, इनसिक्योरिटी है, ये किसी यंग लोगों का दोष नहीं है, बहुत से लोग जिम्मेदार है इसके। आपने केफो किशोर भी रियलिटी शो में जज बने थे। जी, आप जी। क्या लगता है आपको इन रियलिटी वो शो देखिए, वो शो जो हम लोग ना, मैं था, बप्पी दा थे और अमित दा थे। हाँ। तो हम लोगों को ना किशोर दा जैसे, वो तो उनका बेटा है, बप्पी दा ने तो हज़ारों गाने गवाए, मैंने 5 साल काम किया, तो हम लोग किशोर दा को सुनते थे और हम लोग जो दिल से निकलता वो जजमेंट देते थे। ओके। लेकिन अभी ऐसा सुना है हमने कि पहले से डिसाइड होता है। ओके। और बोलते नहीं ये समझो ये मुंबई का है या एमपी का है, कोलकाता है, इसको प्रमोट करना है। तो 2 चीज़ें कॉइन की, एक तो ये रियल नहीं हो, रियलिटी शोज आर नॉट रियल, बट जो बच्चा गांव में एक झोपड़े में या बहुत गरीब घर में, जिसके पास ट्रेन के पैसे भी नहीं मुंबई आने के लिए, उसको एक ही एपिसोड में वर्ल्ड फेमस बना देता है। मतलब ये उसकी पॉजिटिव साइड दिखी। लेकिन उनके माँ बाप ने उनको ये कहना चाहिए कि ये 6 महीने तो इसको एंजॉय कर, सी वापस आके अपने गुरुजी के पास रियाज कर। पर होता क्या है, कई पेरेंट्स बह जाते हैं। अगर वो उस एपिसोड में नंबर 1 आया तो कई बेचारे पेरेंट अपना फ्लैट, अपना घर, अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ सेटल होते। और उनको ना, जिन्होंने कभी 100 रुपए की नोट नहीं देखी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और जैसे ही वो 6 महीने ख़त्म हुए हैं उनको 5,000 रुपये भी कोई नहीं देता। ये फैक्ट है। कई पेरेंट्स मेरे पास आते कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में गया, कि वो रियाज नहीं करता, पूजा नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है कि मैं बता नहीं सकती। और 30 साल का हो गया, घर पे आता 4 बजे,
तो इसमें ना जो ये मासूम जो मन है ना, ब्रेन, वो भटक जाता। ये मतलब बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर है जी काफी। जी, उनको गलत खेलने कूदने की उम्र में उनको कंपटीशन में डाला जाता है और माँ बाप फोर्स करते हैं नहीं आजकल। और ये जो आप देख रहे हैं ना रियलिटी शोज, पता है कितने बजे रिकॉर्ड होते हैं? सुबह 4 बजे 5 बजे। इट्स अ टॉर्चर। बट उसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे कि आपको कभी कोई एक स्टेज पे भी चांस नहीं मिलने वाला था, आपको बड़े स्क्रीन पे, तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं बस। बट पेरेंट्स कभी कभी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चों को और ज्यादा प्रेशर में डाल अभी देते देखिए, हैं। मैं सुदेश भोसले हूँ, बाहर के लिए हाँ। सेलिब्रिटी हूँ। मैं घर पे जाऊं और मेरा बच्चा, मेरी वाइफ मुझे लाके कुर्सी दे, वो तो मेरा दिमाग तो खराब होगा ना। घर में मैं बाप हूँ, पति हूँ। जैसे मैं यहाँ से हट जाऊंगा मायके, आई एम ए नॉर्मल पर्सन लाइक एनीबडी एल्स। ऐसा अगर हो, ये एक्सपीरियंस से हो, ये यहाँ बैलेंस करो तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने वो जो कहा था ना, मुझे वो बिल्कुल सही लगता है कि जो हमें स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, जब कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलती है तो उसका एक तरीका हैंडल करने का अलग रहता कीमत है, भी मालूम पड़ती है, है। और आप उसको फिर मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हाँ, और स्ट्रगल कलाकार की लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। हाँ। एक तो इसको अचीव करने के लिए, फिर उस पोजीशन को मेंटेन करने के maintain लिए, के लिए। वो भी अगर वो अपनाएगा सच्चा ना। कलाकार है हाँ। तो कभी शांत नहीं बैठता। अमेजिंग। आप मुझे वो मोमेंट बताएंगे जब आप, बिकॉज आपके पेरेंट्स पहले इस बात को लेके इतना ये नहीं थे, लेकिन एक मोमेंट जब आपने बताया वो जो हॉल में आए थे और सब सीटियां बजा रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने आपको कहा कि ओके यू नो जस्ट गो अहेड विद दिस। जी। लेकिन एक मोमेंट जब उनको बहुत ही आप पर से लगा, वाओ यार मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो नेचुरली जब लोग बुलाने लगे, मैं महीने में 20, 25, 30 शोज करने लगा, और कलाकार, बड़े बड़े कलाकार आके मम्मी डैडी के पास तारीफ करने लगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, यहाँ तक के बाला साहब ठाकरे ने मेरे पिताजी को बोला आके कि आपने महाराष्ट्र को हीरा दिया है। तो नेचुरली, और फिर जुम्मा चुम्मा भी उनके सामने हुआ, हाँ, okay. नॉमिनेशन, तो दे वर ऑफ कोर्स वेरी प्राउड। और फिर तो मेरे पिताजी मेरे हर शो में फर्स्ट रो पे मिडिल सीट में आके बैठने लगे। वाओ। तो उनको नेचुरली अच्छा लगने लगा। मैं भी कारवार से हूँ, असनोटी। अच्छा। हाँ, असनोटी कारवार। वाह। तो मेरी भी अपनी, आपकी कोई ऐसी यादें विद योर गांव जो आप शेयर करना चाहोगे, आपकी कम्युनिटी के बारे में? देखो, अभी आजकल पूछते हैं ना कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये सवाल होता है। हाँ। तो मेरा जो पहला गाना हुआ ना, वो अनिल मोहिले अरुण पौडवाल, एक मराठी फिल्म के लिए था। गुपचुप गुपचुप फिल्म थी, अनुराधा पौडवाल जी के साथ डुएट था। Okay. कोइंसिडेंस ऐसा कि जब पंचमदा ने हिंदी पहला गाया, वो भी अनुराधा जी के साथ ही हुआ डुएट, और शैलेंद्र सिंह जी। तो उसमें मैंने गाना गाया महेश कोठारे के लिए। दैट वाज माय फर्स्ट प्लेबैक मराठी। तो मैं गाया, लाइव हुआ था, अरुण जी वगैरह थे, अनुराधा जी, गाया, घर आया, खुश था कि प्लेबैक सिंगर बन गए। फिर उस फिल्म के प्रोड्यूसर किशोर मिस्किन, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सुदेश जी तुमसे गाना है, तो वो तुमने जो गाना गाया उस फिल्म का प्रीमियर है, आप आ जाओ। तो मेरे को ना कोई दोस्त था, ना घर से कोई किसी को इंटरेस्ट था, अकेला जाके मैं बैठा, और जैसे ही पर्दा खुला और फर्स्ट लोगो आया ना, यू कांट बिलीव, श्री कामाक्षी प्रसन्ना। इसके बाद तो कोई वजह ही नहीं ना, ये कोइंसिडेंस नहीं। उसके बाद जब जैसे आशा जी के साथ मैंने 86 में काम किया, तो मैंने आशा जी को हमेशा पूछता हूँ, आशा जी आपके पास इतने बड़े बड़े क्लासिकल सीखे हुए दिग्गज सिंगर्स हैं, मेल सिंगर, आप मुझे क्यों ले जाती हो साथ में? कुछ नहीं, सिर्फ हंसती हैं वो, कुछ नहीं। फिर बहुत इजराइल में थे हम लोग, तो बोलो ना, ऐसा मुझे तो गाना भी मालूम नहीं, सुर लग रहे नहीं। बोले तू गाता भी अच्छा है, तू आदमी अच्छा है। उसके बाद लंदन जा रहे थे हम, आशा जी और हम साथ में बैठे थे, गप्पे मार रहे। ये मैंने उनके साथ काम करना शुरू करने के बाद 5-6 साल, सुदेश तू गोव्याचा ना? हाँ, मतलब तू गोवा का ना? मतलब हाँ। तू शिरोडा का ना? वो ऐसे ही बात करते हैं, शिरोडा। तेरी कुल देवता कामाक्षी है ना? मतलब हाँ। तुझे पता है मेरे पालने का नाम क्या है? पहला जो नाम बोलते हैं ना, कान में कुर्र कर, मतलब काय? कामाक्षी। मी काली पण आहे, मी लक्ष्मी पण आहे, मी सरस्वती पण आहे, माझा आशीर्वाद है तुला। उनका जो पहला नाम है कामाक्षी। वाओ। तो उसके बगैर ये नहीं।
कोई ना कोई तो ब्लेसिंग आपके पास आ चुकी थी। तो ये गोवा का, और इसलिए हम लोग, जैसे अभी मैं 2 दिन पहले ही गोवा से आया हूँ, जब जब भी फुर्सत मिलती है पहली फुर्सत में गोवा जाते हैं। उधर कामाक्षी देवी की कहते हैं ना, हम अपने मराठी में ओटी भरते हैं, जो भी पंडित वगैरह कोई नहीं चाहिए बीच में, डायरेक्ट बात करते हैं एजेंट नहीं चाहिए। वाह, तो ये एक जुड़ा हुआ है, मतलब आपने एक और बहुत अच्छी चीज कही जब आपको पूछा मैंने अबाउट ग्रुपिज्म एंड ऑल, कि ये सब नहीं होता, आपका टैलेंट भी बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, मैटर बिल्कुल, करता है। लेकिन बॉलीवुड पे एक और बात की जाती है कि जब देश पर कुछ बात आती है तो वो नहीं स्टैंड लेते हैं। अब जब पाकिस्तानी सिंगर्स को बैन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा, देखो एक सवाल आता है कि क्या उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या उनके कलाकारों को यहाँ आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, यहाँ के कलाकारों को वहाँ परमिशन नहीं है। तो फिर, और दूसरी बात, क्या हमारे यहाँ कलाकारों की कमी है? दूसरी बात, ये जो क्रिकेट का सवाल पूछते ना, पॉलिटिक्स और खेल अलग होना, ये उनसे पूछो ना जिन्होंने अपना बेटा खोया है बॉर्डर पे, जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपना भाई खोया है। अगर वो आपका होता कोई, तो क्या आप उस देश के साथ खेलते? हम लोग ना आर्मी के लिए, नेवी के लिए शोज़ करते हैं, तो हम लोग उसमें कोई पॉलिटिकल वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। ये जो जवान है, उन्होंने ये ही एक ग्रुप बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहना कि हम चैरिटी करते या फंड रेजर, ये उनका अपमान होगा। लेकिन हम लोग जाते हैं और फिर क्या करते हैं ना, उनको एक टोकन, एक चेक देते हैं, अच्छी अमाउंट। तो वो जिसको दे रहे हैं ना, उसकी पत्नी है, प्रेग्नेंट है, और उसकी फिल्म दिखाते। 22 साल का लड़का 5 लोगों को मारा और फिर उसको गोली लगी, और उसकी बेचारी की पत्नी जो प्रेग्नेंट है, गरीब है, वो रोते हुए चेक ले रही। या गांव के उनके पिताजी बूढ़े, 20, 22, 25 साल का, तो उनसे पूछो कि क्या हमने ये क्रिकेट खेलना चाहिए। उनकी वजह से आज हम ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं इसी रूम में। तो देश के बाद सब कुछ है। बहुत अमेजिंग आंसर सर, रियली अमेजिंग सर। आप इतनी बढ़िया, आप मैं एक्चुअली मिमिक वर्ड यूज ही नहीं करना चाहती। आप बहुत बढ़िया एक्ट भी करते, एक्टिंग और साथ में गाना बहुत ही कमाल का है आपका। तो आपने उस एरा के लोगों का मुझे बताया, क्या अब रणबीर कपूर और विकी कौशल इस टाइप की भी एक्टिंग आप कर सकते हैं? जी नहीं। आप, लेकिन उस दौर को आपने नहीं। हाँ, वो बात मतलब वैसी बात नहीं है, वो दौर की कुछ बात भी नहीं, वो दौर अलग था। अभी भी के सब अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना कि एक उम्र होती है ना कि जहाँ हम लोग वो ग्रास्पिंग पावर या वो मोड होता है। हाँ। तो उसके लिए अभी मैं देख रहा हूँ ना टीवी पे कितने, वो सुमेघ शिंदे है, जय विजय सच्चन है, कई कलाकार हैं जो ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, जिसको सोच भी नहीं सकते लोग, वो कर रहे हैं। तो उनको देख के सुन के भी अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करता हूँ, और उनको देख के फिर इंस्पिरेशन भी मिलता है, फिर थोड़ा रियाज भी करता हूँ उनको सुन के। ओके। हाँ। आप देखिए ना, आप कह रहे हैं अभी भी मैं रियाज करता हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग अबाउट यू, दैट्स रियली क्योंकि क्या है ना, आशा जी ने मुझे कहा था कि जैसे हमारे शरीर के मसल्स होते हैं ना, वैसे गले की भी मसल्स है ना, इनको आपने अगर आराम दिया बहुत, तो वो भी क्या बोलते हैं ना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। और अभी भी पूरे वर्ल्ड से लोग बुलाते हैं शो करने, तो वो अपने आप को फिट रखना पड़ता है। बिल्कुल फिट है आप। रियली अमेजिंग। ओके, जो भी सिंगर्स हैं अभी जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? एडवाइस ये दूंगा मैं, जो मैंने गलतियां की, मतलब बेसिक फाउंडेशन, बेसिक प्योर क्लासिकल भी नहीं, लेकिन एक अच्छे गुरु के पास, एक सीनियर गुरु के पास, आप अगर आपको लगता है कि आप गा सकते हो सुर में, तो आप एक गुरु जी के पास जाइए। उसके जैसे ना आप डायरेक्ट 26, 27, 28 तो 1, 2, 3, 4 करेंगे ना, क्या XYZ तो नहीं करोगे। तो बेसिक आप रियाज कीजिए, और प्लेबैक भी अगर करना है तो टू मच हेवी क्लासिकल करने की ज़रूरत नहीं।
आवाज़ मेंटेन करने के लिए, फिर जो हमारे सीनियर्स है, लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफ़ी साहब हो गए या जो भी है, उनको सुनो, क्योंकि देखो सिंगर और प्लेबैक सिंगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लेबैक अच्छा गाने वाला अच्छा प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकता ओके अगर उसके पास एक्टिंग नहीं हो अंदर। जैसे रफ़ी साहब गाते थे, हमको बात मालूम पड़ रहा है कि शम्मी कपूर गा रहे, दिलीप साहब गा रहे, किशोर दा, देखिए वो वॉइस चेंज नहीं करते थे लेकिन टोन चेंज करते थे। राजेश खन्ना के लिए अलग, ऋषि कपूर के लिए अलग, अमिताभ बच्चन के हे क्या हुआ के ला 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 ला, तो अलग अलग अलग। ये जीवन है घुंघरू की तरह, तो ये कभी कभी ना एक्टर को कुछ करना ही नहीं पड़ता इन लोगों के गाने के बाद, तो फील करके गाओ। किशोर दा बोलते थे बस फील करके गाओ हर वर्ड, सिर्फ सुर लगाने से अच्छा है। और उसी तरह एक मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि नॉर्मली क्लासिकल सिंगर जो 24 घंटे रियाज करते, कभी बोलते तुम लोग क्या यार, तुम कुछ करते नहीं हो, गाना तो आता नहीं और आप लोग 1-1 करोड़ ले लेते हो। तो भीमसेन जोशी जी को कल्याण जी भाई जी, पंडित जी को कल्याण जी भाई ने एक शो में सवाल किया कि ये क्लासिकल वाले हैं ऐसे और बॉलीवुड वाला एकदम चीप है, तो उन्होंने क्या बोला ना, जो यहाँ लगे वो गाना। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा है कि आप जो भी करो ना, पहले खुद एंजॉय करना सीखो। ये भी मुझे कई सालों बाद आया। पहले मैं गाने की कोशिश करता था, अब मैं खुद एंजॉय करके मैं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी आंखों में आंखें देखे, उनको जो टिकट खरीद के आते हैं उनको लगना चाहिए यार ये मेरे लिए गा रहा है। वरना अब तो रेडियो पे, मोबाइल पे तो गाना रोज सुनते हैं। सब। और एक ही बात है, कोई भी चीज़ हो शॉर्टकट ना अपनाना। क्यों, हम मेरे गुरुजी हैं मौलाई बैनर्जी, उनके पास कुछ लोग आते हैं, बोला आपको कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख, कितने महीने में सिखा सकते हो? बोले तेरी 1 लाख लेके तो निकल जाए यहाँ से। तो कुछ लोगों को गलत फहमी है, टीवी पे देख के लोगों को क्या लगता है ये सब आसान चीज़ है। एक्टिंग, सिंगिंग बिल्कुल आसान नहीं है, उसको पूरी तरह क्या समर्पित हो जाओ। समर्पित होने के बाद ही होगा। सर जस्ट टू एंड वन, एक गाना हो जाए आपकी आवाज़ में एंड या। अब मैं नॉर्मली मैं किशोर दा के गाने से एंड करता हूँ, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आज की ज़रूरत, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो आए तैयार हम, आए तैयार हम। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करो। एंड ये ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है जीने के लिए, और इंसान का जन्म दिया है, जन्म मिला है हम लोगों को, जो लाखों जन्मों के बाद मिलता है, उसको ज़ाया मत करो लड़ाई झगड़ा करते हुए। रियली अमेजिंग सर। आपको ना इतना सुना है, आपके बारे में इतनी बातें पढ़ी है, लेकिन आपको आज मिलकर और आपसे इतनी बातें करके इट वाज सो मच लाइक लर्निंग सो मच, और इतना मजा आया आपको जानकर। रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग इंटरव्यू। फिर एक बार जिया जी, रेड एफएम आपका ये चैनल अभी तो है टॉप पे, और पूरे वर्ल्ड में बुलंदियों की चोटी छुए, और मुझे आप बार बार बुलाते रहें हमेशा। और मैं वैसे भी कई रेड एफएम मतलब एफएम चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। एक जाते जाते एक बात करता हूँ। एक एफएम चैनल शुरू हुआ, वो इंदौर में लॉन्च हुआ, और उसके सारे स्पॉट्स जो होते हैं मैंने लिखे थे, और मुझे अवार्ड भी मिला था। लिखे थे आप? लिखना, और मैंने किया भी था। अभी मैं इसका नाम लूँगा क्योंकि वो चैनल का नाम नहीं लूँ। तेरे तो हाथ ही काट चुका हूँ मैं ठाकुर, अब तू रेड एफएम कैसे सुनेगा? रेड एफएम सुनने के लिए गब्बर हाथों की नहीं कानों की जरूरत होती है। इट्स ऑन द टॉप। अरे रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो ये लिखा भी मैंने था। सो मच।